आई एम प्रोफेसर आनंद मोरे। शायद इसमें से कोई लोग मुझे पहले से पहचानते हैं, सो इन दैट केस इट इज़ गुड। जो लोग जानते नहीं उनको बता के रखता हूँ। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर पास्ट मोर देन 25 years. I was staying in Mumbai first, and I started my coaching career first in Kalyan, then I shifted to Mumbai. Then I was teaching for almost 4 years in Mumbai. Then I started my own classes there. Thereafter, I decided that after 2017, I decided that I'll start my classes in Pune. So 2018 onwards, I am having tie-up with Kaustubh sir. So we are running special coaching class for CA students. It's not a large volume student class. We are interested in going for a small volume because we are interested in giving personal attention to the student. तो जितना अच्छा पर्सनल अटेंशन दे सकेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से जब मैं CA का पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज फ्रॉम फर्स्ट बैच ऑफ CA फाउंडेशन. CA फाउंडेशन का फर्स्ट बैच मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1991 में. तो उस बैच का मैं CA फाउंडेशन का बच्चा हूँ, और मतलब अभी बच्चा नहीं हूँ, तब बच्चा था. तो and I was fortunate that I could clear everything in first attempt, so that was a good thing for me. But तभी का ज़माना अलग था, तभी इंडियन इकोनॉमी वाज ओपनिंग अप. मेरे ख्याल से आपने 11वीं में सुना रहेगा, सीखा रहेगा इकोनॉमिक्स में LPG, LPQ. पहले लिबरलाइजेशन क्या था अपना, लाइसेंस परमिट कोटा था, और बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया. तो इंडिया में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आने वाले थे और इंडियन कंपनीज दुनिया भर में जाने वाले थे. तो अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत थी. तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलता था कि ठीक है, हम लोग ज़्यादा लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देंगे. सो समटाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्या मैं, आइए, कैन आई टेक द क्रेडिट, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फटाफट से क्लियर हो गया, इसका मतलब मैं बहुत होशियार हूँ. ऐसा मैं अपने आप को बोलता नहीं. मैं बोलता हूँ शायद तभी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके लिए इंस्टीट्यूट रिजल्ट फटाफट से देता था. लेकिन ऑब्वियसली तभी भी रिजल्ट काफ़ी ऐसा कुछ 25% लोग पास हो गए, 30% लोग पास हो गए, ऐसा नहीं था. तभी भी रिजल्ट आजकल का जैसा ही था, मैक्सिमम 11%, मैक्सिमम 7%, ऐसा टाइप का रिजल्ट था. So yes, sometimes I can take the credit that I was an intelligent student at that time, and sometimes I think that I was at the right time, at the right moment and right place वगैरह वगैरह. लेकिन याद रखो, इकोनॉमी का साइकिल हमेशा ऊपर नीचे जाता रहता है. आई थिंक इन CA फाउंडेशन यू हैव स्टडीड बिजनेस साइकिल्स. तो बिजनेस साइकिल में आपने देखा रहेगा क्या, रिसेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, फिर से बूम पीरियड रहेगा, रिकवरी रहेगा वगैरह वगैरह. तो अभी जो इकोनॉमिक साइकिल चालू है, जहाँ पे अपना गवर्नमेंट कंसिडर करता है कि हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी फटाफट से बनाना है और बाद में शायद $10 ट्रिलियन पे जाना है. तो नाउ इट इज़ नॉट द सेम केस व्हाट वाज हैपनिंग इन 1991. तभी जो LPQ से बाहर निकाल के LPG करना था, वैसी बात नहीं है. अभी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम करते हैं. इंडियन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं. एट द सेम टाइम कंप्यूटराइजेशन बहुत जोरों शोर से हो गया है. 1990 मुझे याद है, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया 2 साल, टाइम्स ऑफ इंडिया में वेडनेसडे को एक एसेंट नाम का सप्लीमेंट आता है, और उस एसेंट सप्लीमेंट में हमेशा सिर्फ क्या रहता था, देयर यूज्ड टू बी ऑलवेज 8 पेजेस का सप्लीमेंट. जस्ट इमेजिन 8 पेजेस का सप्लीमेंट के जॉब्स वैकेंसी अवेलेबल करके, उसमें पूरे 8 पेजेस में टाइम्स ऑफ इंडिया पेज आपको पता है कितना बड़ा रहेगा करके, किधर तो 2 छोटा छोटा एडवर्टाइजमेंट रहेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, और बाकी सारा का सारा पेजेस वेयर टोटली फ्लडेड विथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सॉफ्टवेयर वाला लोग. क्योंकि तभी Y2K बहुत जोर से था. 1996 में मैं क्लियर हो गया, तो बाद में Y2K चालू हो गया था. तो उसकी वजह से वो धड़ाधड़ से आगे जाना चालू हो गया था. कि मतलब मेरे जो दोस्त लोग ऐसे थे, सिर्फ BCom हो गया लेकिन थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, चलो फटाफट कंप्यूटर में चला गया, US में जाकर चला गया वगैरह वगैरह. सो तभी का सिचुएशन पूरा अलग था. अभी का सिचुएशन पूरा अलग है. अभी AI आ चुका है, आपने शायद सुना रहेगा AI मतलब क्या है करके. ChatGPT कुछ तो किसी ने शायद यूज़ भी किया रहेगा, पता नहीं. और कल के परसों गूगल ने अपना जो उनका बार्ड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, उसको अभी चेंज करके उन्होंने उसका नाम रख दिया जेमिनी, और अभी वो भी पेड वर्जन सबको अवेलेबल होने वाला है. US में पहले लॉन्च हो गया, मेरे ख्याल से आज ही सुबह इंडिया में भी लॉन्च हो गया. सो इट इज़ पॉसिबल फॉर यूजिंग इट. सो तुम जिस सिनेरियो में जाके काम करने वाले हो, वो पूरा अलग सिनेरियो है. ये सिनेरियो मेरे जैसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी या फिर मल्टीनेशनल अपनी कंपनी मल्टीनेशनल होगी, नहीं. बल्कि अभी सभी कंपनीज क्या कोशिश करेंगे कि हमको एक्सपर्ट लोग चाहिए. और एक्सपर्ट लोग चाहिए, इसका मतलब यू आर नॉट जस्ट सपोज टू हैव रोट लर्निंग नॉलेज, यू आर सपोज टू हैव लिटिल बिट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर आउटलुक ऑफ द लॉजिक्स, व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज डन. क्या करना है वो तो मालूम रहना ही चाहिए, बट वो क्यों करना है वो भी मालूम रहना चाहिए. बिकॉज देर इज़ अ चांस कि शायद मेरे जब के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग थे, उनके हाथ के नीचे काम करने के लिए लोग भी थे और कंप्यूटर्स भी थे. अब तुम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर जाओगे, तो तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर रहने का चांसेस ज़्यादा है.
तो इफ़ दैट इज़ द केस, कंप्यूटर को खुद पता नहीं चलता कि कोई भी चीज़ क्यों करनी है, कैसे करनी है वो उसको पता रहता है, बट क्यों करनी है वो आपको पता रहना चाहिए. दैट मीन्स नाउ इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो सेइंग दैट नहीं, आपके को काम करने का तरीका पूरा चेंज करने का. आपका सिलेबस नया सिलेबस है, शायद अपने फाउंडेशन ओल्ड कोर्स में किया रहेगा, लेकिन आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस नया सिलेबस है. और नया सिलेबस लाने का कारण ही क्या था? मतलब इंस्टीट्यूट हमेशा 10-10 साल के बाद में सिलेबस चेंज करती थी, और अभी एकदम 5 साल के अंदर चेंज कर दिया. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इंस्टीट्यूट इज एक्सेप्टिंग इट कि हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मार्केट में भेज रहे हैं, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके जा रहे हैं हम लोग, उसका कंपनी में वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू कंपनी में बढ़ते रहना चाहिए. तो अभी रोट लर्निंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बाहर करके रहा इसका फ़ायदा नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा शायद, बट एट द सेम टाइम लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा अगर आपका एक्सपेक्टेशन रहने वाला है आपके बारे में इंडस्ट्री का, तो इसका मतलब आपको भी अपने बारे में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट को भी लगता है कि अपना सिलेबस चेंज करना पड़ेगा. 8 सब्जेक्ट को हटा के 6 सब्जेक्ट कर दिए, 200 मार्क का अकाउंट्स से 100 मार्क का अकाउंट्स कर दिया. हाईएस्ट एम्फेसिस इज पुट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सिर्फ डेबिट क्रेडिट करके दिखाओ, टैली करके दिखाओ, मैथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाओ, वो सब टॉपिक ही हटा दिए. What is important is you must know exactly what is required to be done according to the standard. Same is the case with costing, same is the case with financial management. इंस्टीट्यूट को मालूम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ ऑडिटिंग का ताकत देके रखा, सिर्फ टैक्सेशन का ताकत देके रखा. अभी आपने शायद सुना रहेगा कि जीएसटी बहुत सारा चीज़ें ऑनलाइन ही होता है, इनकम टैक्स बहुत सारा चीज़ें ऑनलाइन होता है. जब मैं स्टूडेंट था तभी इनकम टैक्स का रिफंड आने को कभी कभी 1.5 साल, 2-2 साल, 4-4 साल लगता था. इनकम टैक्स का रिफंड मतलब हमने एक्स्ट्रा टैक्स भर के रखा हुआ है, तो कितना तो बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खुद जाना पड़ता था नंबर 1 रिटर्न भरने के लिए, और बाद में रिफंड निकालने के लिए फिर से बार साहब को जाके मिलो, सर वो रिफंड निकालने का बाकी है, उनको ज़रा रिक्वेस्ट करो, ऐसा सब चीज़ें करते बैठना पड़ता था. अभी ऐसा कुछ है नहीं. लिटरली जो 1 साल, 1.5 साल, 4 साल ऐसा बड़ा टाइम रिक्वायरमेंट रहता था, उसको चेंज करके गवर्नमेंट लिटरली 1 हफ्ते में लेके आया हुआ है, और सब कुछ ऑनलाइन. अगर ऐसी बात है तो इट इज़ ऑब्वियस दैट आप लोग एक्सपर्ट्स रहने चाहिए. You are not just supposed to have people skill, but you are supposed to have complete management skill. तो इंस्टीट्यूट कहती है कि नहीं माँ अपने बच्चों को टैक्स भी सिखाना है, इनकम टैक्स, और जीएसटी भी सिखाना है, और कॉस्टिंग सिखाना है, फिनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना है, अकाउंटिंग सिखाना है, लॉ सिखाना है, ऑडिटिंग तो अपना कोर है. हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलने का रियल कारण क्या है? एक ऐसी चीज़ जो बाकी कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं, उसका नाम है ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट. अगर बैंक को आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कि बाबा हमारा प्रपोजल, हमको लोन चाहिए है, तो बैंक उस प्रपोजल को तभी एक्सेप्ट करेगी जब उसके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सिग्नेचर रहने वाला है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट का सिग्नेचर रहने वाला है. दैट इज समथिंग विच इज आवर यूनिक रिक्वायरमेंट. तो वो अपना सिलेबस में है ही, अभी भी पढ़ना है, बाद में अगले वाल फाइनल में भी पढ़ना है. अकाउंटिंग अभी भी पढ़ना है, फाइनल में भी पढ़ना है. और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. Strategic management is another subject which is considered here. Strategic management is another subject which is again introduced in your syllabus. Reason is very simple कि आप लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो बोर्ड मीटिंग में बैठने वाले हो, तो बाकी के डिपार्टमेंट के जो लोग रहेंगे, MBA लोग रह सकते हैं, MBA HR का रहेगा, MBA मार्केटिंग का रहेगा, MBA फाइनेंस का रहेगा, तो वो लोग जिस जार्गन में बात करते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, वो आपको पता रहनी चाहिए. वो किस तरीके से सोचते हैं आपको पता रहना चाहिए. इंस्टीट्यूट को लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सिर्फ अच्छा मशीन गन चलाने वाला सोल्जर नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आगे चल के कोई जनरल बनना चाहिए, आर्मी में अगर चाहता है. सपोज वी आर कंसिडरिंग कंपनी एज एन आर्मी, इन दैट केस कंपनी में अपने को क्या, आर्मी में क्या लगता है, एक सोल्जर लगेगा, और बाद में उसके ऊपर मेजर लगेगा, जनरल लगेगा. जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे तुमको ऊपर का लेवल का आदमी लगेगा ना. तो इंस्टीट्यूट इज थिंकिंग दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऊपर के लेवल में जाना चाहिए, सिर्फ वो गन चलाने वाला और गोली खाने वाला नहीं रहना चाहिए. दैट इज समथिंग विच वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर. इसके लिए आपका सिलेबस चेंज किया हुआ है. सो फर्स्ट थिंग कि आप सब लोगों ने CA फाउंडेशन ओल्ड कोर्स में पूरा किया, तो भी आप लोग बराबर से नए कोर्स में इंटरमीडिएट के लिए आ गए हो. और आपका थोड़ा मेरे ख्याल से फ़ायदा भी है, क्योंकि आपने ओल्ड कोर्स में फाउंडेशन पूरा किया, इसका मतलब आपने फाउंडेशन कोर्स के टाइम ही बहुत सारा चीज़ें पूरा करके हो गया है. स्पेशली इकोनॉमिक्स आपका बढ़ के हो गया है, क्योंकि अभी नए कोर्स में इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स नहीं है. और सेकेंड पार्ट इंटरमीडिएट का ये सेकेंड बैच रहने वाला है. पहला बैच मेरा ऑलरेडी हो गया, जनवरी में मेरा पहला बैच खत्म हो गया. अभी हमारा इंटरमीडिएट का ये सेकंड बैच है. क्लास का भी सेकंड बैच है, इंस्टीट्यूट का भी सेकंड बैच है, आपका फर्स्ट बैच रहेगा. तो भी मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट गिनी पिग
कि यार हमारे ऊपर ही टेस्टिंग होगा, पता नहीं पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मई महीने में एक पेपर हो जाएगा, अपने को पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। सो इट इज ऑब्वियस दैट वी आर गोइंग टू बी हैविंग द सेकंड लाइन एज कंपेयर टू द फर्स्ट लाइन। थोड़ा ईजी जाएगा अपने लिए काम, लेकिन पढ़ाई करना थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। जिस तरह से आप फाउंडेशन में पढ़ाई करते थे उस तरह से इंटरमीडिएट का पढ़ाई करके नहीं चलेगा। हमने अच्छी तरीके से आपका पढ़ाई प्लान करके रखा हुआ है। जानबूझ के मैंने बहुत सारे क्लासेस जो कंसिडर करते हैं, दो चीज़ें मैंने चेंज की हुई है। वी वर हैविंग द कैपेसिटी टू कंडक्ट आवर क्लासेस एट प्रेस्टीज पॉइंट, बट वी डिसाइडेड नहीं, वहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग टाइम कम से कम रहना चाहिए। दिस इज द लोकेशन विच इज एक्चुअली स्पीकिंग मोस्ट आइडियल फॉर इवन स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग एट डिस्टेंट प्लेसेस। कोई पीसीएमसी में रहता रहेगा, किसी और जगह पर रहता रहेगा, उसको भी ईजी जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन का आपका टाइम कम से कम जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कॉलेज के एकदम आसपास है, तो अगर आपको कॉलेज जाके यहाँ पे आने का है तो भी आपको ईजी रहना चाहिए। तो टाइम एंड मनी विच इज इन्वेस्टेड इन कम्यूटेशन दैट शुड बी सेव्ड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि आपका टाइम टेबल मैंने अलग कंसिडर किया हुआ है, सुबह 7 बजे से नहीं कंसिडर किया हुआ है। 6 सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने डाला है, मतलब इंस्टीट्यूट को चाहिए कि आप एक्सपर्ट जैसा पढ़ाई करो, डोंकी जैसा पढ़ाई मत करो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैं सुबह एक बार बैठ जाता हूँ, बस दिन भर करते बैठता हूँ, घर आने का थक गया रहता हूँ, उसका कुछ मतलब नहीं है। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू प्लान योरसेल्फ प्रॉपर्ली। और इसके लिए मैं जानबूझ के दोनों ग्रुप का पढ़ाई साथ में चालू करने वाला हूँ, क्योंकि देर आर मेनी टॉपिक्स फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप विच आर कनेक्टेड विद मेनी टॉपिक्स ऑफ सेकंड ग्रुप। तो मैं ऐसा बोलूँगा, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो चालू नहीं होगा। देर इज नॉट अ गारंटी दैट आपको उसका लिंक क्रिएट करने को आएगा। और जब एक्सपर्ट बनते हैं उसका मतलब ये है कि आपको लिंक क्रिएट करने को आता है। ये लिंक क्रिएट करने को सीखने का इसके लिए हमारा टाइम टेबल भी अलग है, लोकेशन भी अलग है, और सब्जेक्ट चालू करने का तरीका भी अलग है। हम साथ में सब सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे। इस हफ्ते में 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका जो लेक्चर्स रहेगा वो 12 से 6:15 बजे तक ही रहेगा। 12 से 2 पहला लेक्चर रहेगा, फिर आधा घंटे का ब्रेक लंच टाइम, 12 से 2 कॉस्टिंग का लेक्चर होगा। उसके बाद में 2:30 to 4:30 साइली मैडम का अकाउंट्स का लेक्चर होगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद में 4:45 to 6:15 नीरज सर का लेक्चर रहेगा। वो लॉ और इनकम टैक्स दोनों का आपको इंट्रोडक्शन देकर रखेंगे, सो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हो गया। सर 3 प्रोफेसर देखने को मिल गए, साइली मैडम, आप और नीरज सर। वैभव सर का और अभय सर का क्या सिचुएशन है? फ्राइडे को और सैटरडे को वैभव सर और अभय सर आएंगे सिखाने के लिए। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो आपको इस हफ्ते में सारे प्रोफेसर का पढ़ाई कैसे सिखाने का तरीका है वो सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्टडी। क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये जो लेक्चर्स है वो मैं बाद में यूट्यूब पे भी अपलोड करके रखूंगा, तो आपके दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो कि यार मैं ये क्लास में जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं। आपको अभी खुद को एक्सपीरियंस है, क्लासरूम कैसा है, क्या क्या करके, और आपके दोस्तों को भी आपको देखने को दिखाने को मिल जाएगा कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। सो दैट विल बी ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। मेरा सब्जेक्ट कौन सा है? कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सारी मैडम एडवांस अकाउंटिंग सिखाएंगी, नीरज सर लॉ और इनकम टैक्स सिखाएंगे, वैभव सर ऑडिट और जीएसटी सिखाएंगे, और अभय सर जो अभी मीटिंग में एक्चुअली आए हुए हैं, ही विल बी टीचिंग यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस तरह से अपना पूरा सिस्टम चलने वाला है। हमारा प्लान है कि 31 जुलाई के पहले आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। और मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है हर साल का कि जो मैं डेट सेट करता हूँ उसका लगभग 5 से 6 दिन पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाता है। मैं भगाता भी नहीं हूँ, बच्चा लोग खुद ही बोलते हैं सर हो गया, अभी बस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के मत लो, हमको थोड़ा खुद को भी पढ़ाई करने का दो। इसके अलावा बाद में जो 90 डेज आपको मिलेंगे, क्योंकि 31 जुलाई को मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। 2 नवंबर के आसपास आपका एग्जाम रहने वाला है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना मैं आपको ऐसा नहीं बोलने वाला हूं कि आपको जो करना है करो, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने फीस लिया था सिखाने के लिए, सिखा के हो गया काम खत्म। दैट इज नॉट द केस। उसके बाद में हफ्ते में कम से कम 4 दिन, 3 या फिर 4 दिन आपको मैं रोज सुबह 7 बजे बुलाऊंगा। यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा, तब मैं घर पे रहने को बोलूँगा। वो लेक्चर सबके लिए कंपलसरी ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन याद रखो जिस तरह से आपने सुना रहेगा, तो लेक्चर की शुरुआत में मैंने रुचा को पूछा था कि रुचा आप मेरा बात सुन सकते हो क्या? उसका आवाज़ मुझे सुनाई देता है। तो ये फैसिलिटी अपने क्लास में स्पेशल है। हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग मतलब ये नहीं कंसिडर करते कि आप हमारा कीर्तन सुनो और बस बात मत करो। दैट इज़ नॉट द केस। आप घर पे बैठे रहोगे तो भी आप वहाँ से पूरा बात कर सकते हो और मुझे पूरा सुनाई देगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो यू कैन आस्क द डाउट्स इमीडिएटली। इट्स नॉट द केस दैट मैं यहाँ पे कुछ तो कपिल शर्मा जैसा कुछ तो कॉमेडी शो करके दिखा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ घर पे टीवी में देखने का और हंसने का। दैट इज़ नॉट द केस। आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आपको इमीडिएटली पूछने को आना चाहिए, और वो पूछने का कैसे बोल के पूछने का है, टाइप करके पूछने का नहीं है। नहीं तो फिर मुझे फोन की तरफ देखते बैठना पड़ेगा, अरे कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है क्या करके, मेरा फिर स्पीड कम हो जाएगा। दैट इज नॉट समथिंग विच आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर। तो नॉर्मल गूगल मीट रहेगा,
घर के बैठे हुए लोग भी बराबर से वहाँ से इमीडिएटली क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो 7 से 8 आप सुबह ऑनलाइन बैठोगे मेरे साथ और तब मैं आपको बता के रखूँगा, देखो भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये आपने सॉल्व किया है क्या। मैं 3 से 4 दिन क्यों कंसिडर करता हूँ, क्योंकि बाकी के दिन मैं क्वेश्चन देके रखता हूँ, ये सॉल्व करो, अभी बाद में मैं रिवीजन लेक्चर लूँगा तब मैं उसको सॉल्व करवा के लूँगा आपके पास से, आपका आंसर बराबर है कि गलत है, आपने क्या करना चाहिए बताऊँगा। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो आपका हाथ में 2 नवंबर तक पकड़ा हुआ रहेगा। अभी आज जो पकड़ लिया आपका हाथ, कम से कम 2 नवंबर तक पकड़ के रखूँगा और मेरा कोशिश रहेगा कि उसके बाद में आपको फिर से बस ये इंटर का क्लास लगने को जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। दैट इज माई एम विच आई हैव कंसिडर्ड। तुम्हारे पहले जो बैच मेरा खत्म हो गया उसमें मेरा एम है, टारगेट है कि कम से कम 3 रैंक मुझे लाने का। अपना छोटा बैच है और छोटे बैच में मैं रैंक लेके आता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, इंडिया भर के बच्चे हैं, फिर बाद में उसमें से कोई तो रैंक आता है। दैट इज नॉट द केस। जितने यहाँ के बच्चे हैं उसमें से मुझे रैंक पहले लाने का है। जो घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहेंगे, रिकॉर्डेड देखते रहेंगे, येस मोस्ट वेलकम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उनका रैंक आएगा, आई एम गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्टार्टिंग पॉइंट जो क्लास में बैठे उनका मुझे रैंक लाना है। अपने क्लास में ऑल इंडिया रैंक लाएगा तो 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज रहता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। और मैं हर साल पूरा फीस देने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड मुझे ऑल इंडिया रैंक आता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। अपने क्लास के बैच को मैं सुपर 60 बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अभी फिर से एक बार सी इंटर के जर्नी पे बैठ रहा हूँ। इसके पहले मैंने लगभग 25 बार सी इंटर का जर्नी किया हुआ है, मतलब मैं 25 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि पिछले 25 सालों में हर साल एक बैच ले रहा था। इस साल मैंने डिसाइड किया कि अभी हर साल एक बैच नहीं लेना है, बल्कि हर साल कम से कम 2 बैचेस लेना है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो इसके आगे के बच्चों को शायद मैं बोल सकूँगा मेरा नंबर ऑफ बैचेस ज़्यादा रहेगा करके। सो दिस इज द जर्नी विच आई हैव डन फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स इन द पास्ट एंड आई एम गोइंग टू डू इट अगेन विथ यू। तो आप थोड़े थकोगे, कभी गिरोगे, कभी रोओगे, तो डरने का नहीं है। मुझे पूछने का, सर मुझे डर लग रहा है, अभी मैं क्या करूँ, बताऊँगा मैं क्या करने का करके। डर बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं कभी बोलूँगा ही नहीं। सिलेबस काफ़ी बड़ा है और अपने दोस्त लोग बहुत सारा अलग अलग मजा करते हुए दिखते हैं। कोई रील्स बनाता रहेगा, कोई कुछ और करता रहेगा, कोई पार्टी वार्टी करता रहेगा। अभी मैं ना आएगा तो फिर किधर घूमने को चला जाएगा। तो सर मैं क्या करूं, आप मुझे तो यहाँ पे पकड़ के रखते हो, बस पढ़ाई करवा के लेते हो, मैं कैसे करने का पढ़ाई करके। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा कभी कभी डर लगता है, लेकिन ऐसे वक्त मेरे साथ बात करने का। रात को 8:30 बजे के बाद मेरा फ़ोन फ्री रहता है, फ़ोन कर सकते हो। सर फ़ोन करने को डर लग रहा है, आपके मैसेज डाल सकते हो, सर मुझे टेंशन आया, क्या करूँ मैं बताओ करके, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि मैं हर साल ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि जिनको थोड़ा बहुत टेंशन आता है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो मैं ये बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि टेंशन आना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने टेंशन आया तो मुझे बताना है और ठीक से पढ़ाई करना है। अभी जो लोगों ने 28 जनवरी से आगे जो मेरे लेक्चर्स थे उसको ऑलरेडी अटेंड किया था, उनको शायद ऐसा लगे कि सर ये तो सीखा हुआ था, थोड़ा मुझे याद है वगैरह करके, लेकिन वो लेक्चर्स आपको याद रहेगा तो अपना रिकॉर्डिंग में थोड़ा गड़बड़ होते जा रहा था करके। दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर कंप्लीटली न्यू सिस्टम। तो अभी रिकॉर्डिंग मेरा पूरा रहेगा और इसको मुझे यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। तो जिनको ऐसा लग रहा है सर मेरा लेक्चर देख के हो गया है, टेंशन मत लो, फिर से एक बार कर लो, अपना फ़ायदा ही है, मार्क्स बढ़ जाएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर को आ रहे हैं उनको तो पूरा वैसे ही सिखाऊंगा जैसे कि मैंने 28 जनवरी से सिखाया हुआ था। प्रॉब्लम्स लेकिन अलग रहेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, सेम टू सेम प्रॉब्लम रहेंगे क्या नहीं। आई हैव टेकन सेपरेट प्रॉब्लम्स हियर, सो यू विल बी अल्टीमेटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विथ मी। आज का पहला चैप्टर कौन सा है अपना, फिर चैप्टर है कॉस्ट शीट। ओके, कॉस्ट शीट सीखने के पहले अपने को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कॉस्टिंग क्या है, बाद में कॉस्ट शीट के बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा एक क्वेश्चन आपको बोलते रखता हूँ, बाद में आपको नीरज सर भी बताने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। लॉ जब सिखाएंगे तब अदर लॉज में एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं मिस्चीफ रूल। आई रिपीट, मिस्चीफ रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्चीफ रूल? कि अगर सपोज किसी कानून के प्रावधान का, सेक्शन का, अगर आपको मतलब समझ में नहीं आता रहेगा, सपोज यू आर ए जज और आपके सामने कानून का कोई तो सेक्शन आया हुआ है, वकील बोल रहा है सर इसका मतलब ऐसा है तो आप इसको ऐसा ऐसा पनिशमेंट दीजिए, और दूसरा वकील बोल रहा है नहीं सर इसका मतलब ऐसा है, इसको पनिशमेंट नहीं आता है। अभी आपको डिसाइड करना है कि भैया ये सेक्शन का रियल मतलब क्या है। पहला वकील बोल रहा है वैसा है कि दूसरा वकील बोल रहा है वैसा है। हाउ टू डिसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग? तो इन दैट केस जहां जहां पे कानून के सेक्शन में एम्बिग्यूटी रहती है, आई रिपीट, जहां जहां पे कानून के सेक्शन में एम्बिग्यूटी रहती है वहां पे मिस्चीफ रूल भी यूज होता है। मिस्चीफ रूल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए
लॉ मेकर्स ने सेक्शन लाया रहेगा। अगर आपको वो सेक्शन क्यों लाया, आइए वो सेक्शन क्यों लाया, मतलब अगर सेक्शन नहीं रहता था तो कौन सा प्रॉब्लम होता था लोगों को, ये पता रहेगा तो सेक्शन का मतलब समझने के लिए आसान हो जाता है कि यार ये प्रॉब्लम रहता था और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये किया हुआ है। पहले क्या था, वो मुंबई से पूना को आने का तो खंडाळ्याचा घाट, फिर उधर बहुत सारा अलग अलग टर्न्स, ट्विस्ट्स और स्लोप और छोटा रास्ता, तो फिर बहुत सारा बार घाट सेक्शन में क्या होता था, ट्रैफिक जाम होता था, अटक जाते थे लोग, एंड ड्यूरेशन यूज्ड टू बी इवन 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, इतना लंबा ड्यूरेशन हो सकता था अगर मुंबई से पुणे आना है, पुणे से मुंबई जाना है तो दैट वाज द मिसचीफ, दैट वाज द प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, तो उसमें घाट सेक्शन कम है, स्ट्रेट रोड ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ पे हो सके वहाँ पे टनल बनाए हुए हैं। वो जो भी कुछ हिल रहेगा, पर्वत रहेगा, उसको अपने को गोल घूम के जाने का नहीं, उसको सीधा हम लोग होल बना के रखा हुआ है, उसके अंदर से चले जाएंगे, टनल बना के रखा उसके अंदर से जाएंगे। स्ट्रेट लाइन रहेगा तो इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। सो देन इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला टेक्निक लाया हुआ है, इसको बोलते हैं मिसचीफ रूल। तो वैसे ही पहले सोचेंगे कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो पहले सॉल्व नहीं होता था। हमारे पास ऑलरेडी 11वीं 12वीं सीए फाउंडेशन सीखा हुआ एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अच्छा सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट। वी हैव स्टडीड पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वी हैव स्टडीड लॉट ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स देयर कि अल्टीमेटली फाइनलाइजेशन कैसे होता है, नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, एंड पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट बैलेंस शीट में चला जाता है, फिर वो टैली कैसे करने का, फिर उसके अंदर और भी कुछ अलग अलग कंसेप्ट सीखे हमने। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या, कॉस्ट अटैच कंसेप्ट का मतलब क्या, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या, अक्रूवल का मतलब क्या, अलग अलग चीज़ें हमने सीखी हो गई। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या, और कंजर्वेटिज्म का हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी सीखा था, कौन सा था, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। रीजन क्या है, कंजर्वेटिज्म, नेवर एंटिसिपेट योर इनकम्स एंड गेन्स, ऑलवेज एंटिसिपेट योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो भैया ये बाद में बेच के पैसा मिलेगा, मैं बोलूँगा जब मिलेगा तब देखो, उसके पहले मत देखो, डोंट एंटिसिपेट योर इनकम। तो वी स्टडीड लॉट ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स। कॉस्ट अटैच कंसेप्ट भी आपको पता रहेगा, शायद आपको ये नहीं पता रहेगा कि उसको कॉस्ट अटैच कंसेप्ट बोलते हैं, बट 11वीं 12वीं का फेवरेट एडजस्टमेंट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, क्या करने का, लेस फ्रॉम वेजेस एड टू मशीनरी। याद है आप सब लोगों को, यही आप करते थे ना। तो उसका मतलब क्या है कि नहीं सर, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एंड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन शुड बी कंसिडर्ड एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो सर अकाउंटिंग में बहुत सारा कंसेप्ट था, और अकाउंटिंग अच्छा साइंस था, वो मुझसे से टैली करके दिखाता था, मतलब अपने को मैथमेटिकल एक्यूरेसी का गारंटी रहता था। तो अकाउंटिंग के पास ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता है, अकाउंटिंग के पास ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि जिसको सॉल्व नहीं कर सकता है, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए अपने को नए साइंस का जरूरत पड़ रहा है। तो अकाउंटिंग बोलता है सर मैं बेसिकली हिस्ट्री कीपर हूं। आई रिपीट, अकाउंटिंग बोलता है कि सर मैं बेसिकली हिस्ट्री कीपर हूं, मतलब जो हुआ है उसको मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, जो होने का बाकी है उसके बारे में बात नहीं कर सकता। हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री का मतलब इमेजिन नहीं करना है, बल्कि जो हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है। उसका नाम भी क्या था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, टू कीप द बुक्स, टू कीप द रिकॉर्ड्स, दैट्स व्हाट वी हैव डन। जब हम लोग अपना बिजनेस खुद के पैसे से करते हैं, जब हम लोग अपना बिजनेस जो हमारे पुरखों से चला आ रहा है उसी चीज को करने के लिए यूज करते हैं, तो फिर हमको बुक कीपिंग की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है और कॉस्टिंग की भी बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। जब मेरे पिताजी कुम्हार थे, पॉटर थे, और मैं भी पॉटर रहने वाला हूं, जब मेरे पिताजी टेलर थे, दर्जी थे, और मैं भी दर्जी रहने वाला हूं, जब मेरे पिताजी किसान थे, मैं भी किसान रहने वाला हूं, तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। जो चीजें मैं बचपन से देखते आ रहा हूं वही चीजें मैं कर रहा हूं, और वो चीजें करने के लिए मुझे ज्यादा बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है। आप याद कीजिए अपने स्कूल में आपने जो अलग अलग टेक्स्ट बुक्स देखे रहेंगे, उसमें जब कभी वो पुराने ज़माने का इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे जगह पे फैक्ट्रीज नहीं थे। जो चम्हार रहेगा, जो कुम्हार रहेगा, जो लोहार रहेगा, जो सुनार रहेगा, ये सब लोग कहाँ पे काम करते थे, अपने घर में ही काम करते थे। मैक्सिमम क्या रहेगा, पॉटर के घर के सामने बड़ा ग्राउंड है,
और वहाँ पे वो मिट्टी के घड़े बना रहा है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट एवरीथिंग वॉज बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री, एवरीथिंग वॉज बेसिकली होम इंडस्ट्री। मतलब घर के अंदर ही बैठ के हम लोग काम कर सकते हैं। आप अगर देखोगे वो पुराने ज़माने में क्या, संत कबीर वो क्या करते थे, कपड़े बुनते थे। कपड़े बुनने के लिए कहाँ पे रहते थे? पावरलूम फैक्ट्री नहीं था, घर के अंदर एक छोटा सा हैंडलूम था, उधर ही उनका वो जो भी कुछ कपड़ा बुनने का वो काम करते थे। इसका मतलब किसान छोड़ के बाकी सब लोग क्या घर में बैठ के ही काम करते थे। देयर वॉज नो सेपरेट MIDC एरिया एंड सेपरेट रेसिडेंशियल एरिया, ऐसा कुछ नहीं था। चाकण वाले लोग बराबर है ना, सेपरेट इंडस्ट्रियल एरिया एंड सेपरेट रेसिडेंस, ऐसा कुछ नहीं था। जहां पे रेसिडेंस वहीं पे इंडस्ट्री है अपना, क्योंकि इंडस्ट्री भी कॉटेज इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री भी हाउस होल्ड इंडस्ट्री था। तो ऐसे इंडस्ट्री में मुझे कॉस्टिंग की जरूरत नहीं, बुक कीपिंग की भी काफ़ी कम ज़रूरत है। कौन सा पिक्चर है सलमान खान का, उसमें सोनाक्षी सिन्हा है, वो कुमार रहती है, 20 रुपये लेके आता है, फिर वो ना बोलती है हाँ बोलती है कुछ। तो कौन सा पिक्चर है वो सलमान खान का? कौन सा रे पिक्चर देखते नहीं तुम लोग? इतना जल्दी से बंद मत करो पिक्चर देखना। कौन सा सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान, कौन सा पिक्चर है? तभी वो बहुत फेमस हो गई है ना। कौन सा पिक्चर था? दबंग। हाँ दबंग। तो दबंग में मेरे ख्याल से सोनाक्षी सिन्हा इज अ पॉटर, उसके पिताजी पॉटर रहते हैं, कुमार रहते हैं वो। तो आप सोच के देखिए कि पूरा इंडियन सिस्टम किस तरह से चलता था। उस इंडियन सिस्टम में बुक कीपिंग का भी जरूरत किसको रहता था? गोल्डस्मिथ को रहता था और ट्रेडर्स को रहता था। मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता था। वो सिस्टम को क्या बोलते थे हम लोग? इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था वो अपना सोशल सिस्टम था। उसको हम लोग बार्टर एक्सचेंज वाला इकोनॉमी बोलते थे। विलेजेस वेर सेल्फ सफिशिएंट। वहाँ पे अकाउंटिंग का जरूरत किसको पड़ सकता था? जो लोग मुनीम जी का मतलब किसी राजा के पास काम करते थे टैक्स का वसूली का, जमींदार के पास काम करते थे, या फिर गोल्डस्मिथ का काम करते थे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेके जाते थे, वो ट्रेडर्स को शायद बुक कीपिंग का जरूरत पड़ता था, बाकी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ता था। मैन्युफैक्चरिंग वॉज ऑल्सो एट अ वेरी लो लेवल। अब अगर तुम जाओगे टाटा का तनिष्क के पास, तो सिर्फ अंगूठी के इतने सारे डिजाइन, नाक में डालने का, कान में डालने का, हाथ में डालने का, गले में डालने का, कितने सारे डिजाइन रहेंगे। और हर 6-6 महीने के बाद में डिजाइन भी चेंज करके रखते हैं वो लोग, नया डिजाइन आ गया करके। कपड़े वाले दुनिया भर के अलग अलग डिजाइन, शूज वाले दुनिया भर के अलग अलग डिजाइन, कंटिन्यूअसली दे आर गोइंग टू चेंज द थिंग्स। और आप अपनी दादी को नहीं तो परदादी अगर जिंदा रहेगी तो उसको पूछिए, देखो वो बोलेगी नहीं हमारे टाइम पे ना स्पेशल रहता था कि बस शादी के टाइम कौन सा गहना बनने का, बस गहने का स्टाइल भी फिक्स्ड, ज़्यादा कुछ झंझट ही नहीं है, वैरायटी नहीं है, कन्फर्मिटी है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? शादी है इसका मतलब क्या है? अगर गरीब रहेगा तो इतना इतना गहना करेगा, रईस रहेगा थोड़ा और ज़्यादा गहना करेगा, बट कौन सा गहना करेगा, उसका डिज़ाइन क्या रहेगा, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। हाँ राजा महाराजा लोग रहेंगे तो शायद उनके लिए कोई गोल्डस्मिथ फिर से कुछ नया बना के दिखाएगा, बट सबके लिए लार्ज स्केल में कंटिन्यूअसली नया नया डिजाइन, ये सब था ही नहीं किधर भी। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सोच के देखो ना, पुराने जमाने में लोगों के कपड़े भी कैसे रहते थे, धोती डालते थे। अब तो क्या मतलब जीन्स के अंदर अलग अलग कलर, फिर सादा वाला ट्राउजर्स, फिर टी शर्ट्स, फिर ये और वो। इट्स टोटली डिफरेंट एंड इट इज नॉट अवेलेबल ओनली फॉर किंग्स एंड क्वींस, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू एंड मी ऑल्सो। बड़े पैमाने पे काम करता है, मतलब अभी काम करने का तरीका चेंज हो गया। तो अभी अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन का काम इस तरीके से करने वाले हैं कि हमको सिर्फ राजा महाराजा लोगों को नया नया डिजाइन और बाकी सब लोगों को, कॉमनर को हमेशा का रूटीन डिजाइन, ऐसा नहीं करना है, बल्कि वी आर गोइंग टू फ्लड द मार्केट विद ऑल द डिजाइंस। दैट मीन्स आई एम नाउ गोइंग टू वर्क इन अ टोटली डिफरेंट मैनर। फिर मैं शायद मेरे पिताजी जो काम करते थे वही काम करने वाला नहीं हूं, मैं शायद नया काम सीखने को जाऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कुछ ऐसा भी काम सीखने को जा सकता हूं कि जहां पे मैं शायद हाथ से पैर से कुछ भी काम नहीं करूंगा, बल्कि दिमाग चला के अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे इकट्ठा करने का, इसके बारे में सोचूंगा। मैं घर के अंदर काम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी काम करने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मैं उन सब लोगों को एक जगह पे बुलाऊंगा, उसका नाम रखूंगा फैक्ट्री। तुम सब लोग अपने अपने घर से निकलो और फैक्ट्री में मैं 3 शिफ्ट में काम करने को बोलूंगा। 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट रहेगा। एक शिफ्ट खत्म हो गया तो भोपू बजेगा जोर से। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? फिर पहले लोग जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे, अपना काम चालू करेंगे। फैक्ट्री 24 घंटा चलती रहेगी। लोग 8-8 घंटा काम करके घर पे चले जाएंगे। लोग अपने दिमाग के हिसाब से काम करते जाएंगे।
और ये सब लोग बोलेंगे सर इतना बना के क्या फायदा, 24 घंटा काम करूंगा तो जितना बन जाएगा उसका क्या फायदा, कौन बेचेगा। मैं बोलूंगा तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ प्रोडक्शन का काम कर, तू ये मत सोच कि इतना प्रोड्यूस किया हुआ है तो बेचने का कैसे, उसके लिए मैं ढूंढ के लाऊंगा मार्केट की तरह करके। ये सबसे पहले किसने सीखा, ये सबसे पहले किसने सोचा इस तरह से काम करने का है, इट वॉज थॉट बाई इंग्लैंड, नॉट बाई इंडिया, नॉट बाई यूरोप, इट वॉज थॉट बाई इंग्लैंड एंड दे थॉट इट स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ cloth manufacturing. Manchester was the first place where they were in a position to produce or generate or start power looms. स्कूल में आपने शायद सुना रहेगा, जेम्स वैट करके आदमी था, वो स्टीम इंजन उसने ढूंढ के निकाला था। तो स्टीम को यूज करके, मतलब मसल पावर यूज नहीं करना है, दूसरे किसी पावर को यूज करके हम मशीन्स को चलाने वाले हैं, और मशीन्स थकते नहीं, और मशीन से अगर खराब हो गया तो उसका पार्ट रिप्लेस करके हम लोग नया पार्ट लगा सकते हैं। अपने पास का एक्सपर्ट वर्कर जो है वो अगर रिटायर हो गया या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया तो अपना काम पूरा ठप हो जाएगा। लेकिन अपने पास का जो सबसे अच्छा मशीन है, अगर उसके पुर्जे खराब हो गए रहेंगे तो पुर्जों को चेंज करूंगा, मशीन फिर से एक बार अच्छे से काम करना चालू करेगा। तो 24 घंटा काम करना पॉसिबल है। फिर इंग्लैंड को बड़ा डिफिकल्टी आया, यार इतना बड़ा प्रोडक्शन करके रखा हुआ है, अब इस प्रोडक्शन को बेचने का कैसे। देन केम द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्केट ढूंढो। मार्केट ढूंढने का मतलब क्या करना पड़ेगा। देन दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग द वर्ल्ड। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग द वर्ल्ड कि तुम्हारा मार्केट में आके मैं बोलूंगा मेरा वाला कपड़ा में बेचने को तैयार, सिंपल। सो वन ऑफ द रीजंस फॉर कॉलोनाइजेशन वाज आल्सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम अलग तरीके से होता है। यहां पे प्रोडक्शन इज नॉट इन एंटीसिपेशन ऑफ, सॉरी, प्रोडक्शन इज नॉट आफ्टर रिसीविंग डिमांड, बट प्रोडक्शन इज इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब तुम 24 घंटे का प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हो तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरा वर्कर यहां पे बैठा है, मेरा मशीन यहां पे रेडी है, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तब मैं प्रोडक्शन चालू करूंगा। ऐसा नहीं है, मैं प्रोडक्शन चालू ही रखूंगा, कस्टमर बाद में आएगा नहीं आएगा बाद में सोचूंगा। अब मैंने मशीन ला के रखा है और मशीन का लाइफ मुझे मालूम है कि 10 साल तक ठीक से चलने वाला है, बाद में चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, बाद में इसके पुर्जे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी पता नहीं। इसके लिए मैं 10 साल के लिए जो भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, पैसा पहले ही डाल दिया है, टोटली अलग सिचुएशन है। इतना पैसे को मुझे वसूल करना ही पड़ेगा वरना नुकसान हो जाएगा। मतलब मैं पहले जमीन परचेस करूंगा, मैं बिल्डिंग पहले बांधूंगा, मैं मशीन का पैसा पहले इन्वेस्ट करके रखूंगा, मैं वर्कर को कमिटमेंट दे दूंगा कि भैया आपको मैं हर महीने में इतना इतना सैलरी देने वाला हूं, आप चुपचाप से इतना बजे आइए और काम पूरा कीजिए। ठीक है, ठंडी वास्ते है तुम्हारे पास जरा चेंज कर देते टेम्परेचर। 18 है ना, मतलब 24 कर, 24 इज सफिशिएंट। हर साल वही देखा मैंने, नहीं वो उधर ही रहेगा, देख 19 पे रहेगी। हाँ बस ठीक है, ये वाला भी कर दे इधर का, अभी एक कम कर दे। हाँ बस रहने दे, तेरे पास रहने दे। तो अगर बाद में लगा तो शायद एक हाथ बंद किया तो भी चलेगा, एक बार कूल हो गया तो देन इट इज ओके। ओके चल, तो जिस तरह से दबंग पिक्चर में सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी काम करते वैसा काम नहीं करना है। वो अपने घर के बरामदे में काम करते थे। अभी हम लोग अलग जगह पे फैक्ट्री बनाएंगे, उधर अलग ज़मीन, अलग फैक्ट्री बिल्डिंग, अलग मशीन, सब में पहला पैसा डाल के रखा हुआ है। पैसा कहाँ से आएगा। अगर मैं कोई बड़ा रईस रहूँगा तो इन दैट केस देयर इज नो टेंशन फॉर मी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है उसको डाल रहा हूँ। बट अगर मैं उतना रईस नहीं रहूँगा तो, मेरे पास आइडिया रहेगा तो, मैं एंटरप्रेन्योर रहूँगा तो, मेरे पास कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर बोलूँगा ठीक है मैं कैपिटल लेके आऊँगा। कैपिटल कहाँ से लेके आऊँगा, आइदर शेयर कैपिटल नहीं तो लोन, बोरोड फंड्स। इस तरह से काम करूँगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। फिर मुझे लोन को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब मैंने पहले ही कमिटमेंट दे दिया, मुझे अब तक यह पता ही नहीं है कि मेरा सेल्स होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं पहले ही कमिटमेंट दे रहा हूं कि भैया मैं आपको इतना वेजेस देने वाला हूं पर मंथ। मैं पहले आपको कमिटमेंट दे रहा हूं कि मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा पर मंथ। मैं पहले आपको कमिटमेंट दे रहा हूं कि मैं आपको इतना रेंट दूंगा पर मंथ। सो आई एम टेकिंग अ ह्यूज रिस्क एंड आई एम नॉट हैविंग माई ओन कैपिटल। I am using the capital which is borrowed from others. I need to repay the principal component also. दबंग पिक्चर में सोनाक्षी सिन्हा को घर का खर्चा कहां से चलेगा सिर्फ इतना ही सोचने का है, बट घर जो बना के रखा है उसके दादाजी ने बनाया रहेगा, परदादा ने बनाया रहेगा, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। देयर इज नो रीपेमेंट ऑफ हाउस,
परदादा जी को पैसा देने का नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को हम बोलेंगे बाबा देखो कंपनी जब बंद हो जाएगी तो पैसा वापस मिलेगा, बट लोन को पैसा वापस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस कैपिटल को भी पैसा वापस करना पड़ता है, डिवेंचर्स को भी पैसा वापस करना पड़ता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी वापस करना पड़ता है, इंटरेस्ट तो करना ही पड़ेगा, डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, बट उसके अलावा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो भी वापस करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। पैसा लाओ बिजनेस में डालो और बाद में भूल जाओ, ये ठीक है। पैसा लाओ बिजनेस में डालो, बिजनेस से प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट से घर खर्चा चलाओ और ऊपर से इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओ कि जिसकी वजह से तुम ओरिजिनल कैपिटल को भी वापस कर सकोगे। मतलब यू नीड टू अर्न ट्वाइस द मनी। सोच के देखो कि मैं तुमको 100 रुपया दिया हुआ है और तुमको बोला कि 5 साल के अंदर मेरा 100 रुपया वापस देने का। अब 100 रुपये से जो बिजनेस करने का करो। तुम बोलोगे ठीक है सर, मैं बोलूँगा लेकिन याद रख मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देने का है, मतलब हर साल मुझे 10 रुपये देने का ही है। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा कि हर साल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया मुझे देना है, मतलब सब मिला के आप मुझे 50 रुपया दोगे, क्योंकि मैं 5 साल की बात की थी, और 5वें साल के अंदर मुझे 100 रुपया वापस भी देना है, मतलब 150 वापस देना है टोटली। तुम बोलोगे हाँ सब ठीक है, और मेरा बिजनेस में मैं 100 रुपया डाल दिया है और उसको यूज़ करके मेरा बिजनेस मुझे 8 रुपया कमा के दे रहा है। मैं बोलूँगा अरे यार तो खड्डे में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि तुझे हर साल बिजनेस दे रहा है सिर्फ 8 रुपया और तू मुझे देने वाला है 10 रुपया, क्योंकि अपना वादा हुआ है। मतलब हर साल तुझे 2 रुपया देने के लिए किसी और के पास से फिर से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि तूने वादा किया 10 रुपया मुझे देने वाला है करके। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो रिस्क इज नॉट नाउ ऑन मी। वंस अपॉन अ टाइम जब एग्रेरियन इकोनॉमी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का बाकी था, एट दैट टाइम द रिस्क वॉज ऑन एंटायर सोसाइटी। इस साल अगर क्रॉप नहीं हुआ तो सब लोग सफर करेंगे, इस साल अगर क्रॉप हो गया तो सब लोग एंजॉय करेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? बट इन द इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी इट्स अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन। द रिस्क इज ट्रांसफर्ड ओनली टू द एंटरप्रेन्योर। कैपिटल वाला बोलता है मुझे मेरा इंटरेस्ट दे दो, काम खत्म हो गया। लैंडलॉर्ड बोलता है मुझे मेरा रेंट दे दो, काम खत्म हो गया। मुझे रेंट मिल गया, उसमें उस रेंट में तूने फैक्ट्री चालू किया हुआ है, उस फैक्ट्री में तूने प्रोडक्शन किया नहीं किया मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। तेरा प्रोडक्शन चला नहीं चला मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि रेंट वाले को टेंशन नहीं है, रिस्क खत्म। कैपिटल वाले को टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट खत्म, मतलब रिस्क खत्म। वर्कर को टेंशन नहीं है, वेजेस आ गया, रिस्क खत्म। एंटरप्रेन्योर को टेंशन है कि इनको सबको पैसा दे दिया है और अभी बाद में सेल्स होगा कि नहीं होगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और सेल्स नहीं हुआ तो लॉस, लॉस हो गया तो लोगों का पैसा वापस करने के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा। पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकता है। सर मैं कंपनी चालू करूँगा, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगा। कंपनी चालू करना इतनी आसान बात नहीं है, लोग विश्वास क्यों रखेंगे आपके ऊपर? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट्स अ डेंजरस थिंग, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो ऐसे सिस्टम में आपको काम करना है, और ऐसे सिस्टम में काम करते वक्त बुक कीपिंग आपके कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग बोलेगा साल खत्म होने दो फिर आपको बताऊंगा कि आपको नफा हुआ कि नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ कि आपको नुकसान हुआ। बुक कीपिंग कैन नेवर टेल यू वेदर आपको फायदा होने वाला है कि आपको नुकसान होने वाला है। वो बोलेगा सर मैं तो हिस्ट्री कीपर हूं। हिस्ट्री कीपर हूं इसका मतलब जब हो जाएगा तब बता दूंगा। मैं उसको पूछता हूँ अरे यार मेरे पास एक नया ऑर्डर आ गया, एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, हमेशा जो गुड्स मैं 100 रुपये में बेचता हूँ, वो कस्टमर बोलता है कि आप मुझे 90 में बेचोगे तो मैं ये सारे के सारे गुड्स परचेस करने को तैयार हूँ। बता यार मुझे, अकाउंटेंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वाला अकाउंटेंट, बता मुझे कि मैं इसको 90 में बेचूँ कि नहीं बेचूँ। बोलते हैं सर ये मैं नहीं बता सकता हूँ, आप बेच दो पहले, फिर साल का एंड होने दो, फिर मैं सेल्स अकाउंट का टोटली करूँगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाऊँगा, फिर जीपी निकालूंगा, फिर एनपी निकालूंगा, फिर आपको बताऊँगा कि आपने जो डिसीजन लिया था 100 की चीज़ 90 में बेचने की थी, वो बेच के आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मैं बोलूँगा यार मुझे डिसीजन लेने में मदद कर, मेरा डिसीजन का रिजल्ट क्या हुआ ये मुझे बाद में बताएगा, तो उसका मुझे कुछ फायदा नहीं। उसका फायदा शायद मेरे बेटे को होगा, अच्छा ऐसा नहीं करने करते करके, दैट्स द ओनली थिंग। बट आई वांट टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट, आई डोंट वांट माय नेक्स्ट जनरेशन टू बी ओनली सक्सेसफुल एंड आई एम गोइंग टू बी इन खड्डा। क्योंकि मैं अगर खड्डे में गया रहेगा तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन को मिले हुए सक्सेस में से पहले पुराना खड्डा ही भरते रहना पड़ेगा। दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो यार मुझे ऐसा कोई साइंस चाहिए जो हिस्ट्री की बात नहीं करता है बल्कि फ्यूचर की बात करता है, जो गवर्नमेंट के लिए, बैंकर के लिए, शेयर होल्डर के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि एंटरप्रेन्योर, सीईओ वहां पे जो बैठा हुआ है, जो डिसीजन लेने वाला है, उसको मदद करता है। सो वी वांट अ टोटली डिफरेंट साइंस, वी वांट अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ?
So this is not a past oriented science, but this is a future oriented science. I repeat, this is not a past oriented science, but this is a future oriented science. Is it clear to all of you? सबको समझ में आ गया? घर के लोग समझा करें? सो गई क्या मेरी बच्ची? रुचा मैडम, समझ में आ रहा है? Okay, it seems that Rucha is still not with us. Okay, so where I was, costing is a different science. Reason is business has changed. Situation change हो गई तो उस situation को हल करने के लिए लगने वाले tools भी change हो जाते हैं. Bookkeeping is a good tool or not? Yes, it's a good tool, but it is a tool for recording, reporting to the outsiders. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके मम्मी डैडी कौन है शेयर होल्डर और मैं कौन आपका मैनेजर हूँ. आपके मम्मी डैडी को क्या चाहिए? फाउंडेशन में कितना मार्क्स मिला, खत्म. इंटर में कितना मार्क्स मिला, काम खत्म. और कुछ नहीं चाहिए आपके मम्मी डैडी को. अब मुझे क्या चाहिए? आप रोज क्लास को आते हो क्या, क्लास में आपका ध्यान रहता है क्या, आपका नोटबुक कंप्लीट है क्या, आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं लगा, कौन सा टॉपिक में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, कौन सा टॉपिक में कम मार्क्स मिल रहा है. ये सब चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है. मम्मी डैडी बोलेंगे मुझे सिर्फ रिजल्ट बता दो, काम खत्म हो गया. शेयर होल्डर बोलेंगे हमको डिविडेंड दे दो, काम खत्म हो गया. मैं बोलूँगा मुझे डिविडेंड से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है. मुझे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा टॉपिक में कम मार्क मिला, वो टॉपिक का फिर से रिवीजन करवा के लूँ क्या. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो आई वांट अ टोटली डिफरेंट टूल. आई डोंट वांट टू नो हाउ मच इज द प्रॉफिट. आई वांट टू नो व्हाई दिस मच प्रॉफिट वाज अर्न. कितना हुआ, इससे मुझे प्यार नहीं है, बल्कि कैसे हुआ उससे मुझे प्यार है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गलती हुई रहेगी, लॉस हो रहा है, गलती मुझे ढूंढ के निकालने का, ऐसा कैसे हुआ, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो गलती को मैं नहीं करूंगा. So I am not interested in the result, but I am interested in the reasons. रीजन वाले साइंस की तरफ हम जाने का कोशिश कर रहे हैं. तो रीजन वाला साइंस पहला वाला कौन सा है? कॉस्ट अकाउंटिंग. और दूसरा वाला कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दोनों सब्जेक्ट मैं ही सिखाने वाला हूँ. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब जब तुमको रीजन सीखना है तो हमेशा याद रखो, किसी भी चीज़ का रीजन सीखने का तो सबसे पहले क्या करने का रहता है? सबसे पहले उसका हमको एनालिसिस करने को आना चाहिए. अगर एनालिसिस ठीक से करेंगे तो आपको रीज़न समझ में आएगा. अगर एनालिसिस ठीक से नहीं करेंगे तो रीज़न समझ में नहीं आएंगे. इवन इफ यू रिमेंबर योर ज्योग्राफी और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, एवरीवेयर पहले क्या सिखाते थे आपको साइंस के अंदर? केमिस्ट्री है तो देन आपको वो बताएंगे वो उसका कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कैसे चलता है अलग अलग चीज़ों का, और कौन सा पर्टिकुलर केमिकल का नंबरिंग किस तरह से चलता है, कौन सा वो मेंडेलिफ और अलग अलग चीज़, वो बायोलॉजी में भी था और इसमें भी तुम्हारा था, केमिस्ट्री में अलग अलग चीज़ें था. अनलेस यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग कि उसका टेबल कैसे चलता है करके, यू वोंट अंडरस्टैंड एक्जैक्टली हाउ द केमिस्ट्री थिंग्स वर्क. एंड मेनी ऑफ यू हु प्रॉब्ली नेवर लाइक केमिस्ट्री वाज ओनली बिकॉज यू वर नॉट गुड एट एनालिसिस ऑफ द केमिकल सॉल्यूशंस एटसेट्रा. तो वैसे यहाँ पे भी अपने को करना है, पहले अपने को कॉस्टिंग के बारे में बात करना है, मतलब अपने को कॉस्ट का एनालिसिस करने को आना चाहिए. हम कॉस्ट अकाउंटेंट को बोलेंगे ठीक है सर, आप एक नया साइंस लेके हमारे पास आ गए हो, अच्छा साइंस है आपका, ये साइंस पास्ट की तरफ नहीं देखता है, साइंस फ्यूचर की तरफ देखता है. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिजल्ट बट दिस इज टॉकिंग अबाउट रीजन्स. तो आप बताओ मुझे, आप हर एक रीज़न की बात करोगे क्या? तो कॉस्ट अकाउंटेंट बोलता है नहीं सर, मैं ना सिर्फ कॉस्ट की बात करूँगा. तो बोलूँगा मतलब क्या? सर आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, डेबिट साइड में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है. तो मुझे पता है सर कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से जाएगा तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से जाएगा तो आपका प्रॉफिट कैसे बनता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. और आपको क्या चाहिए है? आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का है. तो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के ऑब्वियसली दो रास्ते हैं. एक क्या कर दो, सेल्स को बढ़ाओ, नहीं तो कॉस्ट को कम करो. आई रिपीट, सेल्स को बढ़ाओ नहीं तो कॉस्ट को कम करो. ये आपके दो रास्ते हैं और मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं सिर्फ इस रास्ते की तरफ देखूंगा. ये रास्ता मेरे बस की बात नहीं है. इस रास्ते को आपको सीखना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आपको MBA मार्केटिंग के पास जाना पड़ेगा. सेल्स को कैसे बढ़ाने का, एक के ऊपर एक फ्री, ये ले लो तो वो फ्री देता हूं, ये सब चीजें करने का क्या? आप मार्केटिंग के पास जाओ, मेरे पास मत आओ. मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं सिर्फ किसकी तरफ देखूंगा? कॉस्ट की तरफ देखूंगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो अलग अलग चीजें हैं उससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो चीजें उससे मुझे फर्क पड़ता है. मैं बोलूंगा अच्छा
मतलब सब चीज़ें कंसिडर करोगे डेबिट साइड की? बोलता नहीं, सब चीज़ें कंसिडर नहीं करूंगा सर, आई विल कंसिडर ओनली दोज कॉस्ट विच अराइज आइदर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स. I repeat, I will consider only those costs which will arise either on account of production or on account of sales. If a particular cost is not arising due to production or due to sales, then that cost is going to be ignored by us. ये मेरे साइंस के बस की बात नहीं है सर, मेरा साइंस सिर्फ इतनी चीज़ों को देखोगे. याद रखो हमेशा कि आपको कोई नया गेम डिजाइन करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गेम के पहले रूल डिसाइड करने पड़ेंगे, उसका दायरा डिसाइड करना पड़ेगा. जब तक आप गेम के रूल डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपको आगे जाने को नहीं मिलेगा. सो द लॉजिक सेज दैट वेन एवर यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, क्रिकेट का गेम है उसका सिस्टम अलग हो जाता है, फुटबॉल का गेम है उसका सिस्टम अलग बन जाता है. फुटबॉल में आप बैट लेके नहीं जाओगे और क्रिकेट में आप पैर से खेलोगे तो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वैसे अपने को डिसाइड करना पड़ेगा सर मेरा इस साइंस का दायरा क्या है. बायोलॉजी में केमिस्ट्री लेके मत आओ, केमिस्ट्री में फिजिक्स लेके मत आओ. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वैसा कॉस्टिंग में सर मैं बोलूँगा मेरे पास क्या चाहिए, सिर्फ नंबर 1 सेल्स को भूल जाओ, कॉस्ट को देखो. नंबर 2 कॉस्ट के अंदर भी क्या देखो, दोज कॉस्ट विच आर अराइजिंग आइदर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स. इफ देर इज अ पर्टिकुलर कॉस्ट विच इज अराइजिंग नाइदर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन नॉर ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, देन इग्नोर इट, सिंपल, वी विल नॉट कंसिडर इट. सर ऐसा कोई कॉस्ट है क्या कि जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं? यस, फिनेंस कॉस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनेंस कॉस्ट? डिबेंचर्स के ऊपर का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. बैंक लोन के ऊपर का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. सबको समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं? तो वहां पे आता ही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन कॉस्टिंग बोलेगा मैं इन दोनों को देख नहीं सकता हूं क्योंकि दे आर नॉट कमिंग ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट कमिंग ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स. कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे, डिबेंचर्स के ऊपर का इंटरेस्ट है तो प्रोडक्शन कर रहे इसलिए जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना. सोच के देखो कि अगर आप बड़े रईस हो, आपको बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है और आप बिजनेस चालू कर रहे हो अपने खुद के पैसे से, तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है. तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो क्या? हाँ. लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है क्या? ना. मतलब प्रोडक्शन किया तो इंटरेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है. प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा और इसके लिए आपने लोन लिया रहेगा तो इंटरेस्ट आएगा. सो इंटरेस्ट इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, बट इंटरेस्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओन फंड्स. समझ सके मैं कैसे बोल रहा हूं? पॉसिबिलिटी ऑफ ओन फंड्स, खुद के पैसे कम पड़ते हैं इसके लिए हमको लोन लेना पड़ता है और इसके लिए अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है. जो काम आप कर रहे हो वो काम करने के लिए आपके पास खुद का पैसा रहेगा तो इंटरेस्ट का आएगा, इंटरेस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा. जो काम आप कर रहे हो वो काम करने के लिए आपके पास खुद का पैसा कम पड़ता रहेगा तो ही इंटरेस्ट आएगा. मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड आर द एग्जांपल्स ऑफ दोज कॉस्ट्स which are neither on account of production and nor on account of sales. मतलब कॉस्टिंग बोलेगा सर इनको मैं इग्नोर करने वाला हूं. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? नंबर 1 मैं इनकम को भूल गया, मैंने कॉस्ट की तरफ ध्यान देना चालू कर दिया. नंबर 2 कॉस्ट के अंदर भी मैंने बोल दिया कि सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर करूंगा विच आर अराइजिंग आइदर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? इज इट क्लियर? एनी डिफिकल्टी? अगर डिफिकल्टी रहेगा पूछ लेने का, डरने का नहीं है. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. तो सर ये प्रोडक्शन एंड सेल्स के कॉस्ट को हमको अभी एनालाइज करने का है. कैसे एनालाइज करेंगे? हाउ डू वी एनालाइज दोस कॉस्ट? बोल के सिंपल है, कॉस्ट को हम अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं. एनालाइज करना मतलब बेसिकली क्या? क्लासीफाई करना. और क्लासिफिकेशन कितने तरीके से हो सकता है? अनलिमिटेड तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, इसके आगे फिर से बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाऊंगा तभी फिर से बार एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जब तक कि आपके जहन में अंदर जाके नहीं बैठेगा तब तक आपको जिंदगी में कोई भी साइंस खुद ब खुद पढ़ाई करने को नहीं आएगा. मैं अगर अभी क्लास में जो बच्चे बैठे उनका एनालिसिस करना चाहता हूं, पहले क्लासिफिकेशन करना चाहता हूं, मैं बोलूंगा ठीक है फिर आई कैन क्लासीफाई ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. तो बोलूंगा 3 बॉयज बाकी के सब गर्ल्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? आई कैन क्लासीफाई द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंट्री लेवल एग्जामिनेशन, दोज हु हैव कम फ्रॉम फाउंडेशन कोर्स, दोज हु हैव कम फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री. तो अभी सपोज मुझे दिखता है यहाँ पे दो अपना कितना से 15 लोग हैं क्लास में बैठे हुए करके, तो उसमें से 3 बॉयज़ है और 12 गर्ल्स है. फिर बोलूँगा 2 लोग डायरेक्ट एंट्री है और बाकी के 13 लोग सीए फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट है.
कोई बोलेगा हाँ सर, मतलब उधर 3 और 12 और इधर 2 और 13, मतलब वो 15 और ये 15, मतलब आपके क्लास में 30 बच्चे लोग बैठे हैं। मैं बोलूँगा अरे बाबा ऐसा नहीं है, उन्हीं लोगों को मैं अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। कभी मैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर चेक कर रहा हूँ, कभी मैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर के हिसाब से चेक कर रहा हूँ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर मैं ये भी कंसिडर कर सकता हूँ कि कितने लोग प्रॉपर पुणे से है, कितने लोग पीसीएमसी में से है, कितने लोग कैंप से है, कितने लोग विमान नगर से है। So now I am looking at them not from the viewpoint of gender, not from the viewpoint of entry level examination, but I am considering them from the viewpoint of how far away they are staying from the class. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके हिसाब से अगर मैं उनको क्लासीफाई करना चाहता हूँ तो now it will be totally different thing. 4 लोग इधर, 3 लोग उधर, एक बच्चा उधर, एक बच्चा इधर, ऐसा करके अलग अलग दिखेगा। फिर मैं और भी क्लासीफाई कर सकता हूँ कि क्या हाइट है बच्चों का, 5 फीट से कम वाले कितने, 5 फीट से ज़्यादा वाले कितने, 6 फीट से ज़्यादा वाले कितने, 7 फीट से ज़्यादा वाला कोई है कि नहीं वगैरह करके आई कैन क्लासीफाई दैट कैटेगरी ऑल्सो। फिर मैं और एक कैटेगरी कंसिडर कर सकता हूँ, चश्मा वाले कितने, बिना चश्मा वाले कितने। फिर मैं और क्लासीफाई कर सकता हूँ कि नहीं सर जीन्स टी शर्ट वाले कितने और ट्रेडिशनल ड्रेस वाले कितने। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? आई कैन डू लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं बोलूँगा सर इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन अपने काम का है। देख, बच्चों का एंट्री लेवल एग्जाम कौन सा है वो अपने काम का है, और बच्चे कितना दूर रहते हैं वो अपने काम का है। बाकी उनके बालों का साइज कितना लंबा है उससे अपने को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। थोड़ा फर्क पड़ेगा बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर 1 देयर एंट्री लेवल एग्जाम, सो दैट आई नो एक्जैक्टली हाउ मच इज द नॉलेज दे ऑलरेडी हैव एंड हाउ मच मोर आई रिक्वायर टू टीच देम, एंड आई ऑल्सो नीड टू नो हाउ फार दे आर स्टेइंग। तो उसके हिसाब से मुझे क्लास का टाइमिंग एडजस्ट करने को ईजी जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बाकी का क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, बट काम का है क्या? काम का नहीं है। वैसे ही कॉस्टिंग का भी दुनिया भर का अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है, उसमें से 3 क्लासिफिकेशन काम का है, बाकी का कुछ काम का नहीं है। और 3 क्लासिफिकेशन कौन सा? तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एंड तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो, नेचर, फंक्शन, बिहेवियर, नेचर, बिहेवियर, फंक्शन, अपने हिसाब से। कॉस्ट शीट में अपने को फंक्शन वाला क्लासिफिकेशन जो है वो काफी काम का है। द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? मतलब नेचर का और बिहेवियर का क्लासिफिकेशन हम लोग भूलने वाले नहीं है, वो लगेगा, लेकिन प्राइमरीली जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन functional classification of cost. On the basis of nature, we can say that the cost can be classified into 2 categories, direct and indirect. The costs which are directly associated to production or sales, that is direct cost, and the costs which are indirectly associated to production or sales will be considered as indirect cost. Generally हम consider करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा तो डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करो, और सेल से रिलेटेड रहेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? फंक्शन के हिसाब से थोड़ा अलग चीज़ है। फंक्शन मतलब खर्चा कहाँ पे हो रहा है वो चेक करना है, उस खर्चे की वजह से कौन सा फंक्शन पूरा हो रहा है वो चेक करना है। तो हम बोलते हैं इन दैट केस द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स। कोई कहता है ओवरहेड्स, कोई कहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, कोई कहता है ऑन कॉस्ट। अगर आप इंग्लिश को ठीक से देखते हैं आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओवरहेड्स सिर के ऊपर, या फिर ऑन कॉस्ट कॉस्ट के ऊपर, इट इज वन एंड सेम। तो कोई कहेगा ओवरहेड्स, कोई कहेगा ऑन कॉस्ट, दोनों का मतलब एक ही है। कोई कहेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसका मतलब भी वही है। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना वो एक्चुअली स्पीकिंग प्राइम कॉस्ट में चला जाता है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना वो ओवरहेड्स में चला जाता है। सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि प्राइम कॉस्ट मतलब द मोस्ट कोर कॉस्ट। उसके अंदर हम 3 एलिमेंट कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने फैक्ट्री में कभी भी इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा ही नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अपने फैक्ट्री में जो मटेरियल का खर्चा हो गया है उसके 2 टुकड़े कर दो, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा और इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा प्राइम कॉस्ट में आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से डिपार्टमेंट में लगा है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, बट वो प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा। प्राइम कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल आएगा। तो अगर सपोज मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि हम लोग पूना में है, पूना में है तो यहाँ पे हर एक नुक्कड़ पे या फिर हर एक नाके पे आपको क्या दिखेगा? गणपति का टेम्पल दिखेगा। पूना इज़ द सिटी ऑफ गणपति।
तो इन दैट केस हमको गणपति का मूर्ति बनाने का कारखाना करना है, चालू करना है. व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट? व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल फॉर गणपति बनाने का कारखाना? आइदर प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं तो शाडू का वो मिट्टी लगता है, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल. उसके अलावा गणपति को जो कलर लगेगा, मूर्ति को जो कलर लगेगा, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट मटेरियल. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर वो जो वर्कर्स रहेंगे जो वो मिट्टी में से या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में से गणपति का मूर्ति बनाते हैं, उनको जो मैं वेजेस दूंगा, दोज वेजेस विल बी कॉल्ड डायरेक्ट वेजेस. और फिर गणपति का मूर्ति अगर मुझे अच्छे से बनाने का, तो मैं क्या करूंगा, गणपति की मूर्ति के लिए मैं उसका फॉर्मेट, उसका साचा वैसा बना के लूंगा. तो एक ही साइड, बाबा दगड़ू शेठ वाला दगड़ू शेठ, चलो एक सारा एक जैसा हो गया. मुंबई का सिद्धिविनायक जैसा बनाने का तो वैसा बना के रख गया, छोटा बड़ा वगैरह कर किसी ऐसा एक फॉर्मेट बना के रखा रहेगा. तो उसका जो खर्चा रहेगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को जोड़ दूंगा तो जो मिलेगा उसका नाम रहेगा प्राइम कॉस्ट. और इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस कहां पे हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे हुआ है, वो ढूंढने पड़ेंगे. अगर वो खर्चे फैक्ट्री नाम के लोकेशन पे होते रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री में किया हुआ ऑन कॉस्ट. अगर वो खर्चे सपोज ऑफिस में होते रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑफिस में किया हुआ ऑन कॉस्ट. और अगर वही खर्चे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में होते रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का ऑन कॉस्ट, नहीं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स. कोई बोलता है ऑन कॉस्ट, कोई बोलता है ओवरहेड्स, इट इज वन एंड द सेम. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? सो आई एम रिपीटिंग अगेन, हम क्या सीख रहे हैं, हम लोग कॉस्टिंग नाम का साइंस सीख रहे हैं. ये साइंस कौन सा है? पास्ट का साइंस नहीं है, फ्यूचर का साइंस है. और ये बोलता है कि सर मेरा दायरा एकदम फिक्स है, मैं क्या खेलूंगा, मैं सिर्फ कॉस्ट के बारे में खेलूंगा, वो भी कौन सी कॉस्ट, कॉस्ट विच इज आइदर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और रिलेटेड टू सेल्स. उसके अलावा और किसी कॉस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा. फिर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करने को निकले हम लोग. उसके अंदर हमको समझा कि कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में आएगा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में बन जाएगा वो प्राइम कॉस्ट, नहीं तो ओवरहेड्स, नहीं तो ऑन कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के अंदर तीन एलिमेंट्स है. पहला एलिमेंट कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल. दूसरा कौन सा? डायरेक्ट लेबर. तीसरा कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और ओवरहेड्स के अंदर भी तीन एलिमेंट्स है. फैक्ट्री में किया हुआ ओवरहेड्स, ऑफिस में किया हुआ ओवरहेड्स, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में किया हुआ ओवरहेड्स. सर अब यही कॉस्ट को अगर बिहेवियर के हिसाब से देखना चाहूंगा तो इन दैट केस कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा रहता है, बोलता नहीं सर देयर आर थ्री डिफरेंट बिहेवियर्स, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, नहीं तो सेमी फिक्स कॉस्ट. मैं बोलूँगा शाबाश, सच्ची बात है, एकदम बराबर लॉजिक आपका इकोनॉमिक्स का. लेकिन कॉस्टिंग बोलता है सर अल्टीमेटली सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड ही करने वाले, फिर से एक बार फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट. सो अल्टीमेटली इट इज टू बी कंसिडर्ड देयर आर बेसिकली टू कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या है? जो टोटल में कांस्टेंट रहती है. यूनिट्स बढ़ गया या फिर यूनिट्स घट गया तो भी वो कांस्टेंट रहती है, उसको मैं कहूंगा फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे कि अपने क्लासरूम का रेंट, क्लास में 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, क्लासरूम का रेंट वही रहने वाला है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? बच्चे बढ़ गए तो लैंडलॉर्ड मेरे पास से ज्यादा रेंट मांगने वाला नहीं है, और बच्चे कम हो गए तो भी लैंडलॉर्ड मेरे पास से डिस्काउंट देके सर चलो ठीक है आपको थोड़ा रेंट कम लगाता हूं, ऐसा बोलने वाला नहीं है. वो बोलेगा सर रेंट तो पूरा ही लगेगा, रेंट कम होने वाला नहीं है. मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा फिर? इट इज माई फिक्स कॉस्ट, नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड वन कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट. मोर आर द यूनिट्स प्रोड्यूस, मोर इज द कॉस्ट, लेसर द यूनिट्स प्रोड्यूस, लेस इज द कॉस्ट. एग्जांपल अपने क्लास का नोट्स, एक बच्चा आया, एक बच्चे का नोट्स का खर्चा करना पड़ेगा. 10 बच्चे आए, 10 बच्चों का नोट्स का खर्चा करना पड़ेगा. और 100 बच्चे आए तो 100 बच्चों का नोट्स का खर्चा करना पड़ेगा. तो जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा नोट्स का खर्चा, जितने कम बच्चे उतना कम नोट्स का खर्चा. मतलब इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. मोर आर द यूनिट्स, मोर इज द कॉस्ट, लेस आर द यूनिट्स, लेस इज द कॉस्ट. सो इट इज वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट का स्पेशलिटी क्या है? इट नेवर चेंजेस इन टोटल, बट इनडायरेक्टली जो दिमाग चलाएगा, अभी नहीं बता के रखता हूं ज़्यादा, बाद में प्रॉब्लम करने का टाइम सिखाऊंगा फिर से. बट फिक्स कॉस्ट में बेसिकली नेवर चेंजिंग इन टोटल एंड ऑलवेज चेंजिंग इन पर यूनिट. वो पर यूनिट में बार बार चेंज होता है. क्यों? क्योंकि मेरा रेंट फिक्स हो गया, सपोज 60 रुपये मेरा रेंट है इस रूम का, और क्लास में सिर्फ 15 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे के पीछे मुझे 60,000 अपॉन 15 उतना रेंट भरना पड़ेगा. और अगर 60 बच्चे हैं तो 60,000 अपॉन 60 उतना रेंट भरना पड़ेगा. मतलब 60,000 खर्चा उतना ही रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हो गए तो डिनोमिनेटर चेंज होता है. मतलब मेरा रेंट पर स्टूडेंट मेरे लिए कम हो जाएगा, बट लैंडलॉर्ड के लिए कुछ बढ़ने वाला नहीं है.
समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इट चेंजेस ओनली इन पर नेट बट नॉट इन टोटल, दैट इज फिक्स कॉस्ट. एंड वेरिएबल कॉस्ट में इट चेंजेस इन टोटल बट इट डजंट चेंज इन पर नेट. जिसको मैं नोट्स बनाने को बोलता हूँ, सर बोलता है सीए इंटर का एक बच्चे का सेट बनाने के देने का रहेगा ग्रुप 1 का, तो आपका 5,000 रुपये का खर्चा है. दूसरा बच्चे का सॉरी ग्रुप 2 का सेट बनाने का रहेगा, उसका आपका 7,000 रुपये का खर्चा है. तो 5,000 7,000 आपको 12,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा एक बच्चे के पीछे. एक बच्चा लाओगे तो 12,000 खर्चा, 2 बच्चे लाओगे तो 24,000, 3 लाओगे तो 36,000. उसके हिसाब से आपका खर्चा बनते जाएगा. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? 60 बच्चे लाओगे तो 60,000 इंटू 12,000. कैन यू गेट इट व्हाट आई एम स्पीकिंग? उसके हिसाब से आपका खर्चा बनते जाएगा. मैं बोलूंगा मतलब यहां पे पर स्टूडेंट कांस्टेंट बट टोटल चेंजिंग. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो कॉस्ट को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट प्रॉपरली. तो वहां पे अपने को समझा कि कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. सर अच्छा बात है, समझ में आ गया, चलो. लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी मन में बाकी रहेगा कि सर ये 3 क्लासिफिकेशन यूज करके अल्टीमेटली हम लोग ऐसा कौन सा चीज़ ठीक से कर पाएंगे जो हम पहले नहीं कर पाते थे. मैं बोलूँगा अगर ये 3 चीज़ें हमने ठीक से की रहेगी तो हम लोग कॉस्ट के बारे में नंबर 1 एस्टिमेशन ठीक से कर पाएंगे. नंबर 2 एस्टिमेशन ठीक से किया तो हम लोग कंट्रोल ठीक से कर पाएंगे. और नंबर 3 अगर कंट्रोल कर पाए तो बाद में अल्टीमेटली रिड्यूस भी ठीक से कर पाएंगे. तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके रखा हुआ है. जिस तरह से किसी भी मैच में हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है कि बैट्समैन रहेगा तो उसको क्या करना है, रन्स बढ़ाना है. बॉलर रहेगा उसको क्या करना है, रन्स कम देके विकेट लेना है. और फील्डर रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपल्सरली रन्स कम देना है, कैच पकड़ना है, रनआउट हो सके तो रनआउट करके देना है. क्या समझ सके मैं कैसे बोल रहा हूँ? दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्लेयर विच इज गिवन टू हिम. वैसा कॉस्ट अकाउंट बोलेगा सर मेरा 3 ही ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा मुझे और कुछ मत पूछो. मेरा साइंस आपको ये 3 चीज़ों में मदद करेगा. नंबर 1 कौन, कॉस्ट एस्टिमेशन. नंबर 2 कौन, कॉस्ट कंट्रोल. और नंबर 3 कौन, कॉस्ट रिडक्शन. सीए इंटर के सिलेबस में अपने को पहले 2 पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा. थर्ड पॉइंट अपने सिलेबस में ज़्यादा आता नहीं है, उसका नाम है कॉस्ट रिडक्शन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने को ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, जो टॉपिक्स अपने को सीखने, 15-16 टॉपिक्स है. बहुत बड़ा सिलेबस है कॉस्टिंग का, बहुत बड़ा सिलेबस है. थक जाते बच्चे, बट इंटरेस्टिंग है. और इस सब्जेक्ट का स्पेशलिटी क्या है कि आप उसको ABCD मेरे साथ पढ़ना चालू करोगे और डायरेक्टली हम लोग एक्सपर्ट लेवल तक जाने वाले हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. पहले से कुछ आपके पास बैगेज ही नहीं है, सर मैं मेरा 11वीं के प्रोफेसर ने गलत सिखाया था, झंझट ही नहीं है. जो सही गलत सब मैं करने वाला हूँ और तुम मेरे साथ करने वाले हो. गलत तो मैं होने नहीं दूंगा, अगर आप गलती करोगे तो कान पकड़ूंगा. ओके चलो ठीक है. तो आई कैन स्पेसिफाई कि अपने को फोकस कहाँ पे करना है, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करना है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग. और ये तीनों को ठीक से करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कॉस्ट को पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ता है. और क्लासिफिकेशन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. चलो फटाफट से स्लाइड लिख के ले लो. जिनका ऑलरेडी लिख के हो गया रहेगा, पहले ज्वाइन किया था तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. और तभी अगर लिखा नहीं रहेगा, टाइम पास किया रहेगा तो अभी लिख लो. घर के बच्चे समझ में आ रहा है क्या रे? हाँ जी लिखिए.
Complete? Shall I go ahead? Good. Very nice. फिर नीचे मैंने कुछ अल्टरनेटिव नेम देके रखे हुए हैं कि कोई बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसी का दूसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड्स, उसी का तीसरा नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अल्टरनेटिव नाम लिख के रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अपने को वो पूरा डिटेल्स दे देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिर बच्चे लोग बोलते हैं सर हमको प्रोडक्शन ओवरहेड्स सिखाया ही नहीं आपने। फैक्ट्री ओवरहेड्स के दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। उसी का तीसरा नाम क्या है? वर्क्स ओवरहेड्स। आज बात करते करते मैंने आपको बता दिया था कि ये सारा का सारा सिस्टम का शुरुआत कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। इंग्लैंड में फैक्ट्री को वर्क्स बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट आल्सो एज वर्क्स ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स का दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और तीसरा नाम है जनरल ओवरहेड्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए, शैल आई गो अहेड नाउ? ओके जी, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर अपने को एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं कि ये जो टॉपिक है कॉस्ट शीट, नाम ही क्या है उसका? कॉस्ट शीट। सो इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर and we are going to arrange a report to be given to the management। क्योंकि हम लोग अभी किसके लिए काम कर रहे हैं? अभी हम लोग शेयर होल्डर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आउटसाइडर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनसाइडर मतलब मैनेजर के लिए काम कर रहे हैं। उनको हम लोग रिपोर्ट देने वाले कि सर आपकी कॉस्ट किस तरह से बनती है। तो सर दे देंगे ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके अंदर है ना कॉस्ट, फिर से क्या को अलग से स्टेटमेंट बनाने का। प्रॉब्लम ऐसा है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओरिएंटेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका डिजाइन इज टू टेल यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसका डिजाइन इसके लिए नहीं बनाया हुआ है कि ये कॉस्ट कौन से डिपार्टमेंट में होते आई है। ये इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं मिलती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्राइमरली फोकसेस ओनली ऑन टेलिंग यू हाउ मच इज द नेट रिजल्ट, कि इनकम में से एक्सपेंसेस गया तो कितना बच गया, जीपी कितना, एनपी कितना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अलग है, यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्टिव अलग करना है। अपने को बोलना है कि कॉस्ट कैसे कैसे बढ़ती चली गई। अगर रॉ मटेरियल 10 रुपए का था तो जो चीज तुम बेच रहे हो उसकी कीमत 25 रुपए कैसे हो गई? तो 10 के अंदर कौन सी चीजें कहां पे ऐड होती गई वो अपने को बताने का है। सो वी आर गोइंग टू अगेन कंसिडर द सेम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच आर गिवन इन द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इग्नोर द फाइनेंस कॉस्ट, वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द कॉस्ट विच आर आइदर इन रिलेशन टू प्रोडक्शन और इन रिलेशन टू सेल्स, बट देन देयर ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट इट टुगेदर, वी आर गोइंग टू अरेंज इट प्रॉपर्ली कि पहले क्या बाद में क्या बाद में क्या। और ये यूज़ करने के लिए हम लोग जर्नल का फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे, ये लिखने के लिए हम लोग लेजर का फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे। हमारा थोड़ा अलग फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में बेसिकली 3 कॉलम है। वो जो ग्रीन कलर का आपको दिखता रहेगा वो सीए इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ फॉर्मेट है, और जो व्हाइट कलर में आपको दिखता रहेगा वो मैंने बनाया हुआ फॉर्मेट है। हम लोग व्हाइट कलर का फॉर्मेट को यूज़ करेंगे बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स वेरी सिस्टमेटिकली। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब फॉर्मेट को ठीक से देखो, आपको क्या लिखेगा ऊपर? कॉस्ट शीट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द ईयर एंडेड, ये ऊपर हेडिंग में आता है, और उसके साइड में आता है प्रोडक्शन यूनिट्स कितना है और सेल्स का यूनिट्स कितना है। ये हेडिंग में आना चाहिए। सो कॉस्ट शीट का हेडिंग में हमेशा क्या रहेगा? इट विल ऑलवेज टेल यू कि कॉस्ट शीट आप किसके लिए बना रहे हो, कौन से फैक्ट्री के लिए बना रहे हो, उसका नाम डाल दो, टाटा स्टील या फिर किसके और के लिए बना रहे हो वो नाम डाल दोगे। फॉर द पीरियड एंडेड है कि फॉर द ईयर एंडेड है, कौन सा है वो डेट डाल दो, 1 महीने का है, 6 महीने का है, क्या कैसा, उसके हिसाब से बना दो। और हेडिंग में लिखो प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने हैं और सेल्स के यूनिट्स कितने हैं। फिर चालू हो जाएगा आपका 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, रुपीज, टोटल रुपीज एंड पर यूनिट रुपीज। इफ यू लुक एट द फॉर्मेट केयरफुली यू विल कम टू नो कि जब जब मैं रुपीस कॉलम में अमाउंट लिख रहा हूं तब मैं पर यूनिट रुपीस कॉलम में कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, और जब मैं टोटल रुपीस कॉलम में चला जाता हूं तब मेरा पर यूनिट कैलकुलेट करना चालू होता है। सो व्हेन आई एम राइटिंग द अमाउंट ओनली इन द रुपीस कॉलम आई नीड नॉट कैलकुलेट पर यूनिट, कळते मी काय म्हणतो ते? एंड व्हेन आई एम राइटिंग द अमाउंट इन द टोटल रुपीस कॉलम देन आई शुड कैलकुलेट द पर यूनिट। दिस इज द बेसिक रूल टू बी केप्ट इन माइंड। फिर हम बोलेंगे स्टार्ट कहां से करना है अपने को? रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना है और अल्टीमेटली पहुंचना है कहां पे? अपने को सेल्स तक पहुंचना है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड विल रीच अप टू सेल्स। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? ओके, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, एड एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस इज इक्वल टू सब टोटल। तो अपने पास कितना रॉ मटेरियल पहले से पड़ा था वो देख लो, उसमें ऐड क्या कर लो? नया गर्मा गर्म ताज़ा रॉ मटेरियल कितना परचेस किया वो ऐड कर लो। परचेस करते वक्त आपने कुछ खर्चा किया रहेगा, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, फॉर एग्जांपल लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, वो सब खर्चों को भी कंसिडर कर लो।
फिर उसका सब टोटलिंग करो, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करो, अगर कुछ परचेस रिटर्न रहेगा तो वो भी माइनस कर देंगे हम लोग। फिर जो आएगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में एरो मार्क करके लेके जाएंगे, उसका नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये याद रखने का कि मैं हमेशा बोलूंगा अरे कॉस्ट शीट वाला एरो मार्क यूज करने का है। कॉस्ट शीट वाला एरो मार्क मतलब क्या है, इनर कॉलम से आउटर कॉलम में जाते वक्त सेम लाइन पे नहीं गए, नेक्स्ट लाइन पे गए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं ऐसा भी कर सकता था ना कि यहाँ पे जो भी कुछ मेरा इन्फॉर्मेशन है ये दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे लिख सकता था मैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अगले लाइन पे गया हूँ क्योंकि मुझे नाम भी देने का, उसको नाम क्या है उसका, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो कॉस्ट शीट वाला एरो मार्क आ गया। नाउ दिस इज गोइंग इन द टोटल रुपीज कॉलम, तो उसका मुझे पर नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर मैं अपने आप से पूछूंगा कि मुझे रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए लगता है, बेच रहा हूँ उसके लिए लगता है कि बना रहा हूँ उसके लिए लगता है। रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स। आई रिपीट, पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स। सर प्रोडक्शन यूनिट्स किधर है, ऊपर हेडिंग में दिए हुए हैं, कितने आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हेडिंग में लिखा हुआ है, उसको यूज करेंगे और हम लोग डिवीजन करके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का पर नेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ऐड टू दैट डायरेक्ट वेजेस, फिर वेजेस शायद आउटस्टैंडिंग रहेंगे तो ऐड कर लो, प्रीपेड रहेंगे तो माइनस कर लो, बिकॉज वी हैव रिटन इन द हेडिंग फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड, तो उस पीरियड का वेजेस ही चाहिए। अगले पीरियड का पे क्या रहेगा तो हटा दो, इस पीरियड का पेंडिंग रहेगा तो ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे सेम लॉजिक यहाँ पे भी आ गया है। और फिर उसका अमाउंट आउटर कॉल में ले लिया। अगेन वेजेस आर पेड फॉर यूनिट्स विच आर प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स उसका पर यूनिट कैसे आएगा, टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स। ऐड टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया, मतलब सेकंड कॉलम में लिखे हुए हैं, तो टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स करके उसका मैंने पर यूनिट भी कैलकुलेट किया। फिर टोटल रुपीज कॉलम में 3 लोग मिल गए मुझे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल गया, वेजेस मिल गए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गए। इन तीनों का टोटलिंग मतलब प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किसके लिए है, प्रोडक्शन के लिए, मतलब डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स करना पड़ेगा। ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब हम बोल रहे हैं कि बाबा पहले रॉ मटेरियल लिया, उसमें वर्कर ने काम किया और उसके लिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे रहेंगे, उसका अमाउंट ऐड कर दिया। अब जो मिल गया वो प्राइम कॉस्ट है। लेकिन प्राइम कॉस्ट कहाँ पे हो रही है, हम लोग वो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में, सोशल सिस्टम में काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपना दबंग के जैसा, सोनाक्षी सिन्हा जैसा घर के सामने मटके बनाने वाले बैठे वाले नहीं है, बल्कि हमारा फैक्ट्री है मटके बनाने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये प्राइम कॉस्ट तो हुआ ही है। इसके लिए सोनाक्षी सिन्हा क्या बोल सकती थी कि मटके का कीमत कितना, 20 रुपया, काम खत्म, क्योंकि उसको बाकी के खर्चे नहीं है, घर के अंदर ही सब काम बन रहा है। उसको सिर्फ रॉ मटेरियल को ऐड करना है, वेजेस को ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करना है, और कोई झंझट नहीं है। वेयरएज फॉर अस नाउ द वर्किंग इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, वी आर गोइंग टू वर्क इन द फैक्ट्री। तो अपने को बोलना पड़ेगा ये खर्चा हुआ ही है और उसके अलावा फैक्ट्री का रेंट देना पड़ा। फैक्ट्री में हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगाए रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना पड़ेगा। फैक्ट्री में गैस एंड वाटर का खर्चा करना पड़ा। फैक्ट्री में मशीन रहेगा तो मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया। फैक्ट्री में मशीन रहेगा तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसका ऑयल एंड गैस, वो सब चीज़ें आ गया। फैक्ट्री में एक वर्कर नहीं बल्कि बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, वो अपने घर से नहीं आ रहे, मतलब वो अपने सबके रिलेटिव नहीं है, वो किधर किधर से आ रहे हैं। वो ठीक से काम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे बीच में, कुछ पता नहीं। उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया, मशीन खराब हो गया, उनको मशीन रिपेयर करने को नहीं आता, उनको बराबर काम करने को आता है बट मशीन रिपेयर करने को नहीं आता है। तो किसको बताएंगे कि यार मशीन खराब हो गया, जरा मदद करो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो बीच में आराम करते रहेंगे, काम करते करते आलसीपना करते रहेंगे। उनको कि तो सुपरवाइज करने को लगेगा अपने को, तो अपने को फैक्ट्री सुपरवाइजर लगेगा। सोनाक्षी सिन्हा को सुपरवाइज कोई नहीं कर रहा है क्योंकि वो घर के सामने काम कर रहे हैं, अपने खुद का घर का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज प्रोडक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे अलग अलग घर से आने वाले वर्कर जिनके शायद संस्कार अलग अलग रहेंगे, जो बीच बीच में आलसीपना करते रहेंगे, कोई देखता नहीं, चलो मस्ती, हम लोग भी करते हैं ना रे। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगा तो कुछ जाते हैं। अच्छे संस्कार के घर के लोग होने के बावजूद कभी कभी हम लोग ट्रैफिक सिग्नल को जंप करके आगे चले जाते हैं। तो सोच के देखो, अगर फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग घर से आ रहे हैं, उनके संस्कार अलग अलग है, उनको पता है अरे इधर किसी का ध्यान नहीं है, चलो हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा रॉ मटेरियल उठा के घर पे लेके जाएंगे, हो सकता है ना। तो सुपरविजन लगेगा, तो सुपरवाइजर का सैलरी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। सोनाक्षी सिन्हा घर पे किधर लेके जाएगी, घर पे ही तो काम कर रही थी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे सुपरविजन का जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज वर्किंग फॉर हरसेल्फ। हियर द वर्कर्स आर वर्किंग फॉर कंपनी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, सो इट्स अ टोटली डिफरेंट सिस्टम नाउ। तो अभी अपने को सुपरवाइजर का खर्चा करना पड़ेगा, मतलब प्राइम कॉस्ट तो हुआ ही हुआ और उसके अलावा फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी हो गए। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्सेस और मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पावर, गैस एंड वाटर, सुपरवाइजर सैलरी, जो फैक्ट्री में किए हुए खर्चे हैं
जो डायरेक्ट प्रोडक्शन के काम के नहीं है, बट ये खर्चे नहीं करोगे तो शायद तुम्हारा प्राइम कॉस्ट इतने बड़े पैमाने पे तुमको ठीक से करने को नहीं मिलेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फैक्ट्री में सिर के ऊपर किया हुआ खर्चा। हिंदी में बोला सिर के ऊपर, इंग्लिश में बोलूंगा ओवरहेड्स। समझ में कैसे बोल रहा हूं? सो ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसका टोटलिंग सेकंड कॉलम में लेके गया, बोलूंगा अरे फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, तो डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। फिर जो ऊपर की प्राइम कॉस्ट थी उसमें ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए, जो टोटल मिलके उसका नाम रखूंगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। याद रखिए नाम क्या रखा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। जो थोड़ा दिमाग चला सकते हैं उनको फट से समझेगा, सर इसका मतलब अभी ग्रॉस है तो बाद में कुछ तो नेट आने वाला है। समझने में कैसे बोल रहा हूं, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट दो बार आने वाली है, एक ग्रॉस वाली और एक नेट वाली। प्राइम कॉस्ट में ग्रॉस प्राइम कॉस्ट, नेट प्राइम कॉस्ट, ऐसा कुछ झंझट नहीं था, बट फैक्ट्री कॉस्ट में है, जरा संभल के। समझने में कैसे बोल रहा हूं, फैक्ट्री कॉस्ट, सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स था, नीचे फैक्ट्री कॉस्ट है, तो दोनों नाम एक ही है ना? नहीं, दोनों नाम एक नहीं है। ऊपर कौन था, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और नीचे कौन है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के अंदर किया हुआ इनडायरेक्ट खर्चा। आई रिपीट, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के अंदर किया हुआ इनडायरेक्ट खर्चा, और फैक्ट्री कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो मिलेगी वो फैक्ट्री कॉस्ट है। आई रिपीट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो मिल जाएगी वो तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट है। सो फैक्ट्री कॉस्ट बड़ी चीज है, उसके अंदर प्राइम कॉस्ट भी है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है, और फैक्ट्री ओवरहेड छोटी चीज है, उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसके अंदर प्राइम कॉस्ट नहीं है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। कोई बोलेगा वर्क्स ओवरहेड्स, मैं बोलूंगा वर्क्स ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। कोई बोलेगा वर्क्स कॉस्ट, मैं बोलूंगा वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसा नहीं, वर्क्स ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब क्या है, सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चा इन द फैक्ट्री, उसको मैं कहूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसको मैं कहूंगा वर्क्स ओवरहेड्स। और उस इनडायरेक्ट खर्चे के अंदर अगर मैंने प्राइम कॉस्ट ऐड कर दी तो जो बन जाएगा, फिर जो मिल जाएगी उसको मैं कहूंगा फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन वो भी कौन सी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? क्लियर ऑल ऑफ यू? फिर इसके लिए भी मैं बोलूंगा, अभी भी मैं प्रोडक्शन के एरिया में खेल रहा हूं, मतलब डिवीजन किससे करना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। आप ठीक से देखिए, आपको समझेगा कि मैं पर यूनिट कॉलम हमेशा डिवीजन से कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं पर यूनिट कॉलम में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ प्लस माइनस साइंस है उसको यूज नहीं कर रहा हूं। करते का, ये जो प्लस माइनस साइंस है ना, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे हमेशा बोल रहा हूं डिवाइडेड बाय, हमेशा वही करने का। जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा तो आपको दिखेगा कि सर कुछ कुछ जगह पे हम लोग प्लस माइनस करके भी खेल सकते हैं, यस, लेकिन हमको जिंदगी में एक ही बार सी एंटर करना है और उसमें अपने को रैंक लेके आना है। तो इन दैट केस जहाँ जहाँ पे हम लोग मिस्टेक्स हो सकते हैं वहाँ पे पहले ही बोल कर रखूंगा, यार यहाँ पे मिस्टेक वाला एरिया जैसे, उससे अच्छा सिंपल टेक्निक कर दो, पहले से आदत लगा दो अपने हाथ को कि डिवीजन से ही पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा। एडिशन डिडक्शन से कर सकता हूँ लेकिन उसके पीछे लगूंगा ही नहीं, हमेशा डिवीजन से करूंगा। मतलब एग्जाम में वो 3 घंटों के अंदर अपने को फटाफट से सॉल्व करना है, तभी गलती से सर गड़गड़ में हो गया मिस्टेक, वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कॉस्ट शीट इजी टॉपिक है, पूरा मार्क मिल सकता है। वो पूरा मार्क जहाँ पे आता है वो पूरा लेके आने का है, उसको छोड़ने का नहीं अपने को किसी भी हालत में। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो टोटल डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अभी मेरे पास आ चुकी है, उसके ऊपर मैं बोलूंगा ऐड टू दैट ओपनिंग WIP। WIP का मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल के ऊपर वेजेस का काम हो गया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स का काम हो गया था, मतलब एक तो पूरा काम कंप्लीट हुआ रहेगा तो फिनिश गुड्स बन जाएगा, और आधा अधूरा हुआ रहेगा तो वो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। तो बोलूंगा ओके, ऐड टू दैट ओपनिंग WIP इज इक्वल टू सब टोटल लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग WIP इज इक्वल टू फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। उधर ग्रॉस थी, अभी सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट। सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट बोलोगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP एडजस्ट करने के बाद जो मिल जाता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? आई रिपीट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मतलब जिसमें WIP का एडजस्टमेंट करने का बाकी है, और फैक्ट्री कॉस्ट मतलब जिसके अंदर WIP का एडजस्टमेंट करके हो चुका है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई रिपीट, ग्रॉस फॅक्टरी कॉस्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये WIP ॲडजस्टमेंट करायची बाकी आहे आणि फॅक्टरी कॉस्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये WIP ॲडजस्टमेंट करून झाली आहे। WIP ॲडजस्टमेंट काय असणार आहे? साधी ॲडजस्टमेंट है, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ऐड कर दो ओपनिंग WIP को लेस कर दो क्लोजिंग WIP को। जो हमने रॉ मटेरियल के लिए किया था, ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड किया था, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस किया था, वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ओपनिंग WIP ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग WIP माइनस कर रहे हैं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक छोटा सा चीज़ ठीक से देखिएगा, मैंने आपको बोला था कि जब टोटल रुपीस कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखते हैं तो पर यूनिट में हम लोग उसका पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ओपनिंग WIP का लाइन
उसके बाद में दिया हुआ सब टोटल का लाइन और उसके बाद में लिखा हुआ क्लोजिंग WIP का लाइन, ये 3 लाइन ऐसी है कि जो टोटल रुपीस कॉलम में लिखने के बावजूद मैंने उसका पर यूनिट कैलकुलेट नहीं किया है। 3 लोग कौन से ओपनिंग WIP, उसके बाद का सब टोटल और उसके बाद का क्लोजिंग WIP, ये 3 लोगों का मैं पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करता हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझा श्योरली? अरे कुछ तो आवाज में दम लग रही है, समझ में आ गया? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद मैं आएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा सर अभी दोपहर का वक्त है, अभी नींद आना चालू हो चुका है, हम लोग पूना के लोग हैं, अभी 1 बज गया है, 1 से 4 सोने का है, ऐसा सब मत कीजिए। हाँ, बी विथ मी। सो आई कैन स्पेसिफाई कि फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट में ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP एडजस्टमेंट होने के बाद मुझे फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट मिल गई है और ओपनिंग WIP का, क्लोजिंग WIP का और बीच के सब टोटल का मैंने पर यूनिट कैलकुलेट किया हुआ नहीं है। फिर 4 लोग हैं। अब ये 4 लोगों के नाम अपने को किसी हालत में याद रखने की, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं करना है। सर ये पीछे जब मैं लिख रहा था ना फैक्ट्री ओवरहेड्स, वहाँ पे अलग अलग है, एक हाथ प्रॉब्लम में वो रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये 4 लोगों का नाम बराबर से याद रखने का। क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट, R&D का कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी का कॉस्ट एंड प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट। ये चारों के चारों नाम अपने को वैसे ही लिखने के। क्वालिटी कंट्रोल, R&D, ये दोनों का नाम तो काफ़ी इजी है समझने के लिए कि ये कौन से टाइप के कॉस्ट रहेंगे। प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन को फट से बैच पैकिंग करके हम आगे भेजते नहीं हैं, हम चेक भी करते हैं जैसा हमारा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ रहेगा तो बाद में कस्टमर क्या बोलेगा, इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज। इफ़ यू आर सेलिंग अंडर ब्रांड, याद है क्या? इफ़ यू आर सेलिंग अंडर ब्रांड तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है, इम्प्लाइड कंडीशंस आती है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपने जो स्पेसिफिकेशन बोला उसके हिसाब से आपका गुड्स रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो आपको उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यार डायरेक्टली मत भेजो आगे, पहले एक बार चेक कर लो क्या गड़बड़ है क्या नहीं करके, तो क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा। R&D का खर्चा भी ऐड कर दो, R&D म्हणजे क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो वाला खर्चा ऐड कर दो। उसके आगे जो 2 लोग हैं वो थोड़े से कभी कभी बच्चों को फट से स्ट्राइक नहीं होता है। एक खर्चा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अपने फैक्ट्री में वर्कर कितना बजे आए, कितना बजे गए, टी ब्रेक लंच ब्रेक बराबर से लिया कि ज़्यादा लिया, वेस्टेज टाइम किया कि नहीं किया, अपने को क्या करना पड़ेगा उसके लिए कोई तो एक ऑफिसर बैठाना पड़ेगा, वो उनका आने का टाइमिंग जाने का टाइमिंग सब रिकॉर्ड करेगा। उनको रॉ मटेरियल कितना इशू किया है, उन्होंने फिनिश गुड्स कितना वापस दिया है, वो रिकॉर्ड करने के लिए अपने को ऑफिसर लगेगा। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एडमिनिस्टर कर रहा है उनका काम, सुपरवाइज भी नहीं कर रहा है। सुपरवाइजर मतलब उनको एक्चुअली फैक्ट्री में जाके घूमता है, उनको मदद करता है काम करने में। समझा मैं कैसे? सुपरवाइजर को प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे चलती है वो भी पता रहता है। सुपरवाइजर मतलब अच्छा वर्कर और जिसको थोड़ा मैनेजमेंट का भी लॉजिक है, बट वो बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी में भाग लेता है। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो उधर टेबल डाल के बैठा है बस, अच्छा ये ऐसा ऐसा, सिर्फ उसको क्या करना है, मुनीम जी जैसा सब रिकॉर्ड करके रखना है। बट वो कैश बुक नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आने का टाइम जाने का टाइम, रॉ मटेरियल कितना दिया, क्वांटिटी लिख के रखो, कितना फिनिश गुड वापस आया लिख के रखो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? काउंटिंग हाउस जैसा काम कर रहा है वो। सो वो वाले खर्चे को हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। उसका जो सैलरी रहेगा उसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। सर फैक्ट्री बहुत आवाज़ करता है सर, वहाँ पे ये काम करना पॉसिबल, तो फैक्ट्री के अंदर हमने उसको छोटा केबिन बना के दिया है, तो उस केबिन के अंदर का लाइटिंग, उसका खर्चा, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर वो बोलता है अभी हाथ से काम करना तो कुछ फायदे का नहीं सर, उससे अच्छा वहाँ पे कंप्यूटर लेके दो, मैं वहाँ पे फटाफट से एंट्री करूँगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, सॉफ्टवेयर का खर्चा, ऑल दिस थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, एड टू दैट प्राइमरी पैकिंग। पैकिंग 2 तरीके का रहता है, एक कौन सा प्राइमरी पैकिंग, दूसरा कौन सा सेकेंडरी पैकिंग। जब मैं बॉटल परचेस करने को गया तो उसने मुझे बॉटल कैसे दिया, एक कार्टन में दिया, पुट्ठे का बॉक्स था उसके अंदर दे दिया था। बट उसने खुद ने जब फैक्ट्री से बॉटल लाया रहेगा तो कैसे लाया रहेगा, ये जो अलग अलग बॉटल्स है उसका सबका एक बड़ा पैकिंग रहेगा। वो बड़ा पैकिंग क्या है, सेकेंडरी पैकिंग। और ये पर्टिकुलर वाटर बॉटल के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर था और प्लास्टिक के कवर के साथ वो वाटर बॉटल जो है वो हमने एक बॉक्स के अंदर, पुट्ठे के बॉक्स के अंदर डाल के रखा था। वो क्या बन गया, तुम्हारा प्राइमरी पैकिंग बन गया है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? पार्ले जी एकदम अच्छा एग्जाम्पल है, जल्दी से समझ में आता है कि पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आप लेने को जाते हो तो कैसे रहता है, उसका वो येलो और रेड कलर का एक पैकिंग रहता है, उसका छोटे बच्चे का फोटो रहता है, वो क्या है, प्राइमरी पैकिंग है। वो पैकिंग हम लोग घर पे लेके आते हैं, उसके अंदर क्या 7 बिस्किट रहेगा, 9 बिस्किट रहेगा, 13 बिस्किट रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन दुकानदार जब लेके आता है तो कैसे लेके आएगा, पार्ले जी का एक बक्सा रहेगा, उसके अंदर वो अलग अलग पैकेट रहेंगे। तो ऊपर का बक्सा कौन है, सेकेंडरी पैकिंग, वो यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे अपने को कौन सा चाहिए, प्राइमरी पैकिंग चाहिए, वो येलो वाला और रेड वाला और छोटे बच्चे का फोटो वाला, वो वाला पैकिंग का खर्चा हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे।
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप। कभी कभी काम करते करते कुछ बाय प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है, उसका अपने का पूरा टॉपिक है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा करके, पूरा बड़ा टॉपिक है, 15-20 प्रॉब्लम उसके ऊपर करने का अपने को। ओके, सो उसको बेच के अगर कुछ पैसा मिलता रहेगा वो माइनस कर देने का इसमें से ही। फिर जो नेट अमाउंट आएगी, मतलब क्वालिटी कंट्रोल प्लस R&D प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोडक्शन एक्टिविटी प्लस प्राइमरी पैकिंग, इसका टोटल में से इमीडिएटली बाय प्रोडक्ट के सेल प्राइस को माइनस कर दो। फिर जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे आउटर कॉलम लेके जाओ, और आउटर कॉलम बोलेंगे फिर से बार वी आर इन विच एरिया, प्रोडक्शन एरिया, सो डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। अभी इसके आगे का जो एरिया उसको मैंने लाल कलर का बॉक्स किया हुआ है, वो जरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। हियर आई डोंट वांट यू टू मेक कंफ्यूजन एट ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, कि अभी ऊपर अपने पास फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट रेडी थी, उसमें हमने अभी ये 4 लोग माइनस सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने का जो आंसर आ गया वो ऐड किया हुआ है। फिर जो बच जाएगा उसको मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों का टोटलिंग मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। समझने में कैसे बोल रहा हूं? उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यू आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, सो डिवाइडेड बाय व्हाट? प्रोडक्शन यूनिट्स। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? फिर ऐड टू दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या? जो पिछले साल बना के रखे थे फिनिश गुड्स, लेकिन पिछले साल बेचे नहीं गए तो गोडाउन में पड़े हुए थे, ये भी फिनिश गुड्स है, प्रोडक्शन हो चुका है, और ये भी फिनिश गुड्स है, लास्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ था लेकिन लास्ट ईयर बेचे नहीं थे, तो उसको ऐड करूंगा जरा संभल के। लेकिन फिर अभी इसको जब मैं पर यूनिट कैलकुलेट करने का है तो बोलूंगा टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं। इसके पहले सब जगह पे फॉर्मूला क्या था? टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स। यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स करके कंसीडर करूंगा। फिर इन दोनों का सब टोटलिंग करूंगा, इन दोनों का सब टोटलिंग सिर्फ तो बोलूंगा अभी इसमें कौन है? प्रोडक्शन भी है और ओपनिंग स्टॉक भी है, ये दोनों है। इसके लिए जब इसका मैं पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल अपॉन प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। ये किसकी अमाउंट है? ये किसकी रकम है? दिस इज द अमाउंट ऑफ नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 ओपनिंग स्टॉक, इसके लिए डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। कहते कैसे करना? ओके, एंड लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब जरा थोड़ा दिमाग चलाओ, मैंने यहाँ पे एक एरो मार्क किया है, ब्लैक कलर का एरो मार्क ऊपर से नीचे आ गया है। जो लोग मेरा 28 तारीख के लेक्चर को थे उनको नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी के लोगों को पूछ रहा हूँ। आप इस एरो मार्क को देख के आपको क्या लगता है? ये कौन सा टाइप का सिस्टम है? स्टॉक वैल्यूएशन में आपने मेरे ख्याल से CA फाउंडेशन में एक फीफो मेथड सीखा है, एक लीफो मेथड सीखा है, एक वेटेड एवरेज मेथड सीखा हुआ है। आपको क्या लगता है कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करती रहेगी? फीफो फॉलो करती रहेगी कि लीफो फॉलो करती रहेगी कि वेटेड एवरेज फॉलो करती रहेगी? दिमाग चला के सोचो, एरो मार्क को देख के उसका हिंट मिलता है। गलत हुआ तो भी चलेगा, टेंशन मत लो, मैं इंस्टीट्यूट को नहीं बताऊंगा। ओके, वन आंसर इज वेटेड एवरेज। देखो मैं तुमको 3 ऑप्शन दिया है, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बोलने का आंसर है ना। कोई बोलेगा फीफो, कोई बोलेगा लीफो, कोई बोलेगा वेटेड एवरेज, तो अल्टीमेटली एक आंसर बराबर आ ही जाएगा। फिर बोलेंगे सर क्लास का आंसर बराबर आ गया करके। यस, एनीबडी? फीफो। दोनों का दोस्ती टूट गया। ओके ओके, आई थिंक इट इज फीफो नॉट वेटेड एवरेज। क्यों? क्योंकि फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था वो पहले जाएगा, तो जो बच गया है वो कब आया था? वो पहले नहीं आया था, अभी अभी गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा आया था, तब वो बच गया है। जो पुराना वाला है, बासी है, कल का है, वो खत्म हो चुका है। फीफो, उसको पहले निकाल दिया हम लोगों ने। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसका एरो मार्क मैं ओपनिंग स्टॉक से नहीं कर रहा हूं, उसका एरो मार्क मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे काय? ह्या वर्षी जे गरमागरम ताजा ताजा बनवलं ते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो मैं बोल रहा हूं कि बाबा प्रोडक्शन वाले ही शायद क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट कमिंग आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक इफ एनी हैज ऑलरेडी बीन इश्यूड एंड इट इज नॉट रिमेनिंग इन द क्लोजिंग स्टॉक। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किसमें से बना हुआ है? वो सिर्फ इस साल के प्रोडक्शन में से बना हुआ है। मतलब ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक बना ही नहीं, फिर ओपनिंग स्टॉक गया किधर? सर हमने इशू कर दिया रहेगा। मतलब पहले आया था तो पहले चला भी गया है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स वाई इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी ऑलवेज अज्यूम, सुनिए ठीक से, इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी ऑलवेज अज्यूम दैट द फैक्ट्री फॉलोज फीफो सिस्टम
अँड सिन्स द फॅक्टरी फॉलोज FIFO सिस्टम दॅट मीन्स द क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी एट CPU. CPU म्हणजे काय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. अगर तूने जैसा बोला वैसा मुझे करने का रहेगा. अगर फैक्ट्री कोई बोलते सर नहीं हमको वेटेड एवरेज अच्छा लगता है हम लोग वो करेंगे, मैं बोलूँगा ठीक है करो. सी हम लोग अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट. आप डिसाइड करके बोलो आपको क्या चाहिए. आप कुछ नहीं बोलोगे मैं FIFO फॉलो करूँगा, क्योंकि जनरली क्या है, ओल्ड गुड्स आर बेटर टू बी सोल्ड फर्स्ट. आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे गड़बड़ हो जाती है, पेरिशेबल रहेंगे खराब हो जाएंगे गड़बड़ हो जाती है. तो इट इज बेटर टू ऑलवेज अज्यूम दैट ओल्ड स्टॉक इज ऑलवेज क्लियर्ड फर्स्ट. बट आप बोलोगे नहीं हमारा कंपनी अलग है, हमारा कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो करता है, मैं बोलूँगा ठीक है. फिर मैं एरो मार्क कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ से नहीं करूँगा. आई वॉन्ट डू इट फ्रॉम हियर, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर. समझता है क्या? सॉरी, आई विल डू द एरो मार्क फ्रॉम हियर. ये मेरा वेटेड एवरेज का आंसर आएगा. समझे क्या? क्योंकि वो किस में से बना है पता नहीं, वो ओपनिंग स्टॉक में से भी है और प्रोडक्शन में से भी है, तो दोनों का कंबाइंड में से, मतलब मुझे एरो मार्क वहाँ से करना पड़ेगा. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? अभी भी चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, श्योरली समझ ले. नहीं समझ रहा तो विचारा था, घबराए नहीं. हाँ क्लियर? ओके चलो जी, नेक्स्ट पार्ट. फिर CPU मिल गया अपने को, एंड बाद में फिर बोलूँगा प्रोडक्शन कितना था वो मिल गया, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करके हो गया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा के हो गया. अब जो बचेगा उसको मैं क्या कहूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अभी इसके आगे कौन सा एरिया चालू हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब सेल्स का एरिया चालू हो गया. इसके आगे अपना इक्वेशन क्या रहेगा, टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले अपना इक्वेशन क्या था, टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे क्या रहेगा, टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. और यहाँ पे बीच में जरा झमेला है, जरा संभल के, ये घाट रास्ता है अपना, इधर गड़बड़ हो सकती है. प्रोडक्शन के लिए टोटल अपॉन प्रोडक्शन, सोल्ड के लिए टोटल अपॉन सेल्स, ओपनिंग स्टॉक के लिए टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए CPU एरो मार्क, ऊपर से नीचे घसरगुंडी. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और बीच में सब टोटल, उधर टोटल अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स. कहते हैं सगळ्यांना? क्लियर? राजा समझ में आ गया? श्योर? ओके. नहीं समझे तो पूछने का, डरने का नहीं, कोई हंसने वाला नहीं है. अगर हंसा तो मैं बराबर देख लूँगा उनको, टेंशन मत लो, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए. हाँ ठीक है. नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रेडी फॉर अस. अभी इसके ऊपर कुछ टेंशन नहीं है. अभी इसके आगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एकदम सिंपल हो गया. ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मतलब ऑफिस में किया हुआ खर्चा, फिर वो ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस में कुछ मशीन रहेगा उसका डेप्रिसिएशन, ऑफिस के मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑफिस का टी एंड ब्रेकफास्ट, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ गए. ऐड टू दैट सेलिंग ओवरहेड्स, मतलब सेल्समैन का सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन का ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा कुछ किया रहेगा तो वो सब खर्चे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे. ऊपर कौन था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था. अब ये सब चीज़ ऐड की, कौन ऐड कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड कर दिया और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड कर दिया. तो जो मिलेगा उसको बोलूँगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसी का दूसरा नाम है टोटल कॉस्ट. कोई कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कोई कहता है टोटल कॉस्ट, दोनों का मतलब एक ही है. ऐड टू दैट प्रॉफिट विच इज द बैलेंसिंग फिगर इज इक्वल टू सेल्स. देखो मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रॉयल्टी रिसीव्ड, वो सब चीज़ों को गोली मार दिया, बोला उसका कोई जरूरत नहीं है. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि कॉस्ट विच आर रिलेटेड आइदर इन रिलेशन टू प्रोडक्शन और इन रिलेशन टू सेल्स, उसको ही कंसिडर करना है. बैड डेट्स नहीं कंसिडर किया, डिस्काउंट अलाउड नहीं कंसिडर किया. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स नहीं कंसिडर किया, क्योंकि इनकम टैक्स इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स रूल्स. उसका और तुम्हारे प्रोडक्शन का संबंध नहीं है. इस साल तुमने शायद प्रोडक्शन किया भी नहीं रहेगा, लेकिन पुरानी जमीन बेची रहेगी कंपनी ने और उसको और प्रॉफिट कमाया रहेगा, कंपनी को इनकम टैक्स आएगा. तो इनकम टैक्स का कारण प्रोडक्शन सेल्स नहीं है, इनकम टैक्स का कारण प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स है. और कभी कभी ऐसे भी हो गया कि आपने प्रोडक्शन किया है, सेल्स भी किया है, प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन इनकम टैक्स ने आपको सहूलियत दे दी है, चलो ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको हमने 10 साल तक टैक्स माफ कर दिया है. तो प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी, लेकिन टैक्स जीरो है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो ये यहाँ पे नहीं आ सकता है वो. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझा? चलो फटाफट से फिर फॉर्मेट लिख लो. 3 पेज का फॉर्मेट है. अच्छा बाबू, आप लोग 3 पेज में नहीं लिखना, आप कंटिन्यूस लिखने का एक के नीचे एक. और ग्रीन कलर का फॉर्मेट भूल जाओ, आपको सिर्फ ये वाला लिखना है. फटाफट से पूरा करो, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा, फिर साली मैडम का लेक्चर चालू होगा. आपके पास 10 मिनट है.
अच्छा, सी एंटर का रजिस्ट्रेशन कर दिया क्या सब लोगों ने? फटाफट से करने का भी पेंडिंग मत रखिए। हाँ, मैंने वीडियो भी डाल के रखा था तो वो पूरा कर दीजिएगा। 29 फरवरी। बट डोंट वेट फॉर लास्ट डेट, क्योंकि तभी अगर वो ये हो गया ना, सर्वर बंद पड़ गया, कुछ क्या रहेगा, तो देन यू विल गेट एकदम एंग्जाइटी आ जाएगा। उससे चाबी कर दो फटाफट से। नम्रता ऐसे कळ बाळा कसं यायचं ते, कुछ टेन्शन नाही. किती वेळ लागतो घरनिकडे यायला पोचायला तरीसुद्धा? बट तिकडच्या पेक्षा इकडे तरी कम्फर्टेबल आहे का सेमच आहे जवळपास? तिकडे तू कसं जायचीस मग? बसनी? ओके, मग आता मेट्रो आणि चालत? कंप्लीट? शैल आई चेंज द स्लाइड? अच्छा, अभी इतना याद रखना, ये जो पर नेट का कॉलम है अभी जाड़ा बनाया हुआ है हमने, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लिखने का रहता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो पर नेट का कॉलम छोटा रहेगा, क्योंकि उसका आंसर छोटा रहने वाला है. कंप्लीट? चल, आगे का लिखना है आपको फटाफट से. आई थिंक मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसके अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट आती है, सो तेरा मन भी शांत हो जाएगा. वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे करेंगे करके.
चलिए जल्दी, आपका नहीं तो लंच ब्रेक का टाइम कम होते जाएगा। आपके जो दोस्त लोग गांव को गए हैं, इधर उधर गए हैं, उनको फटाफट से बोल देने का जल्दी वापस आइए, ज्वाइन कीजिए। B2 B3 गांव के लोगों के लिए है कि जो अभी तक रिजल्ट लगने के बाद पूना को आने का नहीं आने का उनको डिसाइडेड नहीं है, उनके लिए काम का है। आप लोग पूना के बच्चे हो तो फिर फटाफट से चालू कर देने का, पेंडिंग नहीं रखने का कोई भी चीज़। Shall I change the slide? चलो 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 फटाफट से करो। ओके, चलिए आगे। कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे, तो जो दोस्त लोग सोए हैं उनको यूट्यूब वीडियो देखने को बोल देने का और कल उनको ज्वाइन करने को बोलने का, सो इट विल बी इजी फॉर देम ऑल्सो। अभी ये सिर्फ डेमो डेमो ऐसा करके मत सोचो कि सर फिर से सीखा, अभी फिर से नहीं सिखाऊंगा, दिस इज द लास्ट पॉइंट। बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
कंप्लीट? हाँ जी मैडम जी, हो गया? यस, ओके। चलो जी, हो गया तो जाएंगे आज के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में अगला पॉइंट देखेंगे। ओके, चलो, गुड, वेरी नाइस।